हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ऑनली आईएएस। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में एक रिवीजन करने वाले हैं हमारे जितने भी प्रीलिम बूस्टर के अंडर में करंट अफेयर्स हमने जो कवर किए थे उन सब का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक तो इनसाइट देखने को मिलेगा कि एक्चुअल में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितना माइंड में रिटेनिटी है इश्यूज की, और कहाँ पर हमें गड़बड़ियां पकड़ में आ रही है जिनको हमें रेक्टिफाई करना है। साथ ही साथ यहाँ पर एक हमें अप्रोच डेवलप करने का भी मौका मिलता है, जिसके चलते हम समझ पाते हैं कि किसी भी टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे कैसे फ्रेम हो सकते हैं। ठीक है, तो ये रिवीजन तो है ही, बाकी हमारे लिए एक अपने आप में इंसाइट भी है कि हाँ भाई, क्या क्या चीजों पर हमें अभी वर्कआउट करना है। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करें। अब आगे बढ़े ना, उससे पहले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज आपको पता ही है, क्योंकि कमेंट्स आते रहते हैं, सर पीडीएफ पीडीएफ। तो देखो, पीडीएफ का लिंक है ना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, और जो पिंड कमेंट वाला जो पोर्शन, कमेंट बॉक्स वाला जो पोर्शन है ना, कमेंट्स वाला, उसमें पिंड कमेंट सबसे ऊपर ही ऊपर का कमेंट आप चेक कर लो, वहां पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। उस पर क्लिक करोगे ना, तो जितना भी करंट अफेयर से रिलेटेड कंटेंट आता है आपका, वीकली मंथली, वो सारा एक साथ आपको एक जगह पे मिल जाएगा। तो उस लिंक को आप सेव ही कर लो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गंगा रिवर। It is formed after the upliftment of the Himalayas. Number 2, Ganga is consequent river. Number 3, the river exhibits a dendritic drainage pattern. करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। पॉज कर लो भाई, अपनी तरफ से आंसर डिसाइड कर लो, मैं अपना एनालिसिस कंटिन्यू करता हूं। फर्स्ट क्या बोला जा रहा है कि हिमालयाज के अपलिफ्टमेंट के बाद में गंगा का बहना शुरू हुआ। जी नहीं, गंगा पहले से ही बह रही है, और जो नदियां पहले से बह रही है और उन्होंने अपना पाथ बिल्कुल भी चेंज नहीं किया, चाहे उनके रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ आ गए हों, ऐसी नदियों को आप बोलते हो एक तरीके से वो नदियां, ये वो नदियां होती हैं जिनको बोला था एंटीसेडेंट। इसका मतलब कि उनके पाथ में ऑब्स्ट्रक्शंस आए, मुश्किलें आई, पर उसके बावजूद भी उन्होंने उन पहाड़ों को काटते हुए अपना रास्ता बनाया जो उनका पहले से चलता आ रहा है। इसलिए ऐसी नदियों को एंटीसेडेंट रिवर बोलते हैं। तो ऐसे में दूसरा स्टेटमेंट आपका गड़बड़ हो जाता है कि गंगा इज ए कॉन्सिक्वेंट रिवर, नहीं, एंटीसेडेंट रिवर है। तो ऐसे में दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया ना, तो आपका ये भी ऑप्शन गया और ये भी गया, और फर्स्ट वाला ऑप्शन मैंने बताया आपको एकदम, ये भी हमारा गड़बड़ हो गया। ठीक है, क्योंकि ये हिमालय से पहले से फ्लो हो रही है। तो बच गया क्या फिर भाई हमारे पास में? केवल ऑप्शन सी। अब अगर आपको तीसरे की बात करें तो ये क्या डेंड्रियाटिक पैटर्न फॉलो करती है? जी बिल्कुल। जैसे पेड़ की जड़ें निकलती है ना, उस तरीके से गंगा के जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो अपना पानी ला करके और गंगा में डालती हैं, इस तरीके से। ठीक है, ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। तो ये पैटर्न जो है वो डेंड्रियाटिक ड्रेनेज पैटर्न कहलाता है। तो आंसर सी है इसका स्ट्रेट। अब देख लेते हैं इसका थोड़ा क्या कंटेक्स्ट रहा। होता क्या है, 2008 में एक आप कह सकते हो कह सकते हो जियो क्रोनोलॉजिस्ट, जिनका नाम है एलिजाबेथ चैम्बरलेन। वो क्या करते हैं कि वो अभी आप कह सकते हो कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है नेदरलैंड्स में जिसका नाम है वेगनीजेन यूनिवर्सिटी। वहां पर वो काम करी थी, वो अपनी टीम को लेकर के बांग्लादेश में आई थी। उनका काम क्या था कि भाई गंगा ने किस तरीके से अपना डेल्टा डेवलप किया है। तो उन्होंने जब ये गंगा डेल्टा की स्टडी की तो उनको क्या मिला कि 2500 साल पहले गंगा ने एकदम से अपना कोर्स, अपना जो ये पाथ है ना, वो चेंज किया था, और जो पहले वाला चैनल था उसको फिर नाम दिया गया पेलियो चैनल। पेलियो चैनल मतलब ओल्ड चैनल। ठीक है, तो ये स्टडी थी इनकी मोटी मोटी। तो इस स्टडी से रिलेटेड इन्होंने अपना जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया ना, तो ये थोड़ा सा कंटेक्स्ट में आ गई। अब अगर गंगा रिवर सिस्टम की बात करें तो गंगा का ओरिजिन हम कंसिडर करते हैं गंगोत्री ग्लेशियर से। अब वहां पर एक्चुअल में गंगा का नाम गंगा नहीं है, वहां पर नाम है भागीरथी। फिर उसके बाद में भागीरथी रिवर जब देवप्रयाग में पहुंच जाती है, वहां पर फिर अलकनंदा और ये भागीरथी दोनों मिल जाती हैं, और फाइनली जो नेम है गंगा वो मिल जाता है। बट फिर भी अगर गंगा के ओरिजिन की बात आए तो भागीरथी के तौर पे ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से इसका ओरिजिन हो जाता है, जहां पर गोमुख के पास में 3900 मीटर की हाइट पे उत्तराकाशी डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वहां पर होता है। ठीक है, इसके अलावा हिमालय के अपलिफ्टमेंट से पहले से ये फ्लो होती आ रही है। इनमें ये जो पुरानी नदियां है ना, जो हिमालय के अपलिफ्टमेंट से पहले से भी फ्लो हो रही थी, और हिमालय के अपलिफ्टमेंट के बाद में भी उन्होंने अपना कोर्स मेंटेन रखा, तो ऐसे रिवर्स को हम एंटीसेडेंट रिवर बोलते हैं। और इनका नाम अगर देखो तो आपके पास में सिंधु, दैट मींस इंडस, सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ये ऐसी रिवर्स हैं जो कि हिमालयाज के ओरिजिन से पहले की हैं, और उन्होंने अपना पैटर्न एकदम मेंटेन करके रखा हुआ है। राइट। इसके अलावा गंगा की बात मैंने बता दी, एंटीसेडेंट है। कॉन्सिक्वेंट तो वो रिवर्स होती हैं
जो स्लोप को फॉलो करे। क्या गंगा स्लोप को फॉलो करती है? अरे भाई ये तो हिमालय को काट करके बाहर निकलती हुई दिखती है ना। इसके अलावा देखा जाए तो देवप्रयाग में जब भागीरथी रिवर अलकनंदा से मिल जाती है तब वहां पर फॉर्मेशन में आ जाती है फाइनली गंगा। ये आपको क्लियर होना चाहिए। और ये मैंने बता दिया कि डेंड्रियाटिक पैटर्न फॉलो करती है। इसका मतलब ट्री रूट्स, जैसे पेड़ की जड़ हो और उसके अलग अलग ब्रांचेस मिलकर के फिर एक रिवर बनाए, इस तरीके का पैटर्न गंगा का देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Consider with reference to the transportation of live human organs in India, consider the following statements. Organs can be transported by various modes of transport including air, road, rail and water. Second statement क्या कह रहा है? The human organ for transplant can only be transported within the territory of India. चलो बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको डिसाइड कर लेने हैं। पॉज कर लो, अपनी तरफ से डिसाइड कर लो। देखो जी, फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम सही है, सेकंड भी एकदम सही है। होता क्या है कि अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है ना, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, उनके द्वारा गाइडलाइंस इशू की गई है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन को इजी बनाने के लिए, और ये दोनों के दोनों प्रोविजंस उस गाइडलाइन के तहत दिए गए हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब आप देखो इसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं वो देख लेते हैं। हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उनके द्वारा लाइफ सेविंग ऑर्गन्स को क्विक मूवमेंट में लाने के लिए अप्रूवल दिया गया है, जिसमें मेन काम क्या है कि भाई मान लो किसी एक स्टेट में डोनर अवेलेबल है, किसी एक स्टेट में कहीं ना कहीं पेशेंट है जिनको जरूरत है, तो उनके बीच में एक मैचिंग हो और ट्रांसपोर्ट इजीली हो सके, तो ये चीज अलाउ कर दी गई है। और ये ट्रांसपोर्टेशन का जो मैकेनिज्म है, ये जो ह्यूमन ऑर्गन का है, वो किसके अंडर में आता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक्ट 1994। आज देखोगे कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन में चेंजेस लाए गए हैं, ये लाए गए हैं 5 अगस्त 2024 को, इसी महीने में 5 तारीख को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत ये चेंजेस एक तरीके से इशू किए गए। अच्छा, कौन कौन से ट्रांसपोर्ट मोड्स हैं जिनके थ्रू ये ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल है? तो वो देखो, एयर, रोड, रेल और वाटर, हर तरीके से ट्रांसपोर्टेशन अलाउ किया गया है। और ये ट्रांसपोर्टेशन केवल और केवल विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं कि आप बाहर के लोगों की नीड्स को पूरा करने में लग गए, तो फिर तो वो वायलेशन हो जाएगा गाइडलाइंस का। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ ट्राइब्स है, दूसरी तरफ स्टेट्स हैं। अब बताओ भाई पेयर कौन सा प्रॉपर्ली मैच कर रहा है? पोरजा क्या नागालैंड में रहती है? भगाता क्या हिमाचल प्रदेश में? और कोंडाडोरा क्या उड़ीसा में रहती है? इनमें से जितने भी करेक्टली मैच्ड पेयर्स हैं उनकी संख्या काउंट करो और अकॉर्डिंगली आंसर दे दो। पॉज कर लो और बता दो भाई। देखो, पोरजा, भगाता, कोंडाडोरा, ये तीनों की तीनों ट्राइब्स अभी रिसेंटली न्यूज में थी, और ये तीनों की तीनों ट्राइब्स हैं, ये आपको आंध्र प्रदेश उड़ीसा के आसपास में मिल जाएंगी। तो ऐसे में नागालैंड और हिमाचल प्रदेश वाला पेयर तो हो गया गड़बड़, और आंसर आपका रह जाएगा ओनली 1। ठीक है, ए इसका आंसर है। कंटेक्स्ट क्या है? होता क्या है कि 1970 के समय ये जो ट्राइब्स हैं, पोरजा जो कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के पार्ट के तौर पे देखी जाती है, इसके अलावा भगाता और गॉड खोंडाडोरा, ये इनकी बात करें तो ये क्या करते हैं, उड़ीसा छोड़ करके आंध्र प्रदेश की तरफ गए। वहां पर क्यों गए? क्योंकि वहां पर एक प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, जिसके ऊपर इनको एक तरीके से वर्कर के तौर पे ले जाया गया था कि हाँ जी वहां पर आप काम करो। तो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो वो है आपका लोअर सिलेरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। ठीक है, उसकी अगर बात करें तो आप यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि वहां पर आज 50 साल से ज्यादा समय से वहां पर रुके हुए हैं, पर इन लोगों को फैसिलिटीज मिल ही नहीं रही है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं शो करती है कि वाकई में जो लेबर क्लास में जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर क्यों अटेंशन नहीं दिया जाता। इसीलिए फिर बाद में कहीं ना कहीं ये चीजें हाईलाइट होती भी रहती हैं। अब पोरजा ट्राइब की बात करें तो ये आपको विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश एरिया में देखने को मिल जाएगी, जो कि उड़ीसा में थी पहले और फिर माइग्रेट करके चली गई। उड़ीसा में ये 300 साल तक रहे थे, और वहां पर भी इनको काम कैसा मिलता था, जैसे प्लैंक्विन बियरर्स होता है ना, इनका मतलब हो गया एक तरीके से पालकी को ढोने वाले होते हैं ना वो, या फिर कोई छोटे मोटे काम दे दिए जाते थे। इसके अलावा ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन में अभी इन्वॉल्व दिख जाते हैं आपको आंध्र प्रदेश में, जहां पर इनको पोडू बोला जाता है उस शिफ्टिंग कल्टीवेशन के मेथड को लोकल लैंग्वेज में। इसके अलावा भगाता ट्राइब की बात भी करें तो ये भी कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में मिल जाएंगे आपको लोकली। इसके अलावा ये जो बगाता ट्राइब है ना, ये आपको तेलुगु एथनिक फिशरमैन ट्राइब के तौर पे कंसिडर होती हुई दिखेगी। रीजन बीइंग कि आंध्र प्रदेश तो तेलुगु लैंग्वेज तो हो ही गई, और साथ ही साथ कोस्टल एरिया में इनका रहना होता है, तो ये फिशिंग का ये भी कहीं ना कहीं
काम कर लेते हैं। फिर आ जाओ कोंडा डोरा ट्राइब की बात करें तो ये भी देखो उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में मिल जाएंगी। और उड़ीसा में जिस एरिया में रहती हैं वहां की अगर बात करें तो वो है आपका कोंडा कबेरू रेंज, जो कि ईस्टर्न घाट, हमारे जो दो घाट्स हैं, दो माउंटेन रेंजेज है साउथ की, एक तो है ईस्टर्न, एक हो गई वेस्टर्न। तो ईस्टर्न की एक पार्ट है दैट इज कोंडा कबेरू, जो कि आपको साउथ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश वाले एरिया में फैली हुई दिखेगी। वहां पर आपको कोंडा डोरा ट्राइब की प्रेजेंस दिख जाएगी। तो ये चीजें हमें ध्यान रख लेनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो भाई फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इट इज द ईस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क ऑफ द कंट्री। सेकंड स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इट्स क्लाइमेट वेरीज फ्रॉम ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एंड माउंटेन टाइप। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इट इज ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज टाइगर रिजर्व। चलो बताओ ये तीनों स्टेटमेंट्स इन चार ऑप्शंस में से किस नेशनल पार्क को जस्टिफाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किससे रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स हैं। पॉज कर लो, अपना आंसर डिसाइड कर लो। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो काजीरंगा यहां पर बात आ रहा है, नेशनल नामदफा, मनस, दिब्रू सैखोवा। तो इसमें आप अगर थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो हमारे देश का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किस स्टेट का आता है, तब आपके दिमाग में आना चाहिए अरुणाचल प्रदेश, ना कि असम। असम तो थोड़ा सा वेस्ट में रह जाता है। तो ऐसे में फिर अरुणाचल प्रदेश का ही यहां पर जो नेशनल पार्क है वो यहां पर आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। नामदफा नेशनल पार्क इसका एकदम क्लीन आंसर है। अब देख लेते हैं क्यों ये न्यूज में आया। होता क्या है कि अरुणाचल प्रदेश के पुलिसमैन है ना, वो क्या करते हैं, नामदफा वाले एरिया में अपनी पेट्रोलिंग जो भी कर रहे थे वो कर रहे थे, तो उनकी नजर पड़ती है, वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे ब्यूटी की, क्योंकि सीधी बात है ये ऐसा एरिया है जहां पर ब्यूटी की कोई कमी नहीं है इस नामदफा नेशनल पार्क में। ऐसे में वहां पर इन्होंने क्या देखा, ये बटरफ्लाई की एक स्पीसी जो बहुत कम देखने को मिलती है, जिसकी हम अगर नाम मेमोराइज करना चाहें तो येप्थिमा कैंटलियाई, ठीक है, येप्थिमा कैंटलियाई, ये नामदफा नेशनल पार्क में नोटिस की गई। और ये अपने आप में इसलिए हाईलाइट कर देती है कि नामदफा नेशनल पार्क को हमें थोड़ा अच्छे से ध्यान से याद कर लेना चाहिए। तो सबसे पहली चीज तो ये कि नामदफा नेशनल पार्क आप देख लो, ईस्टर्न पार्ट है एकदम, यहां से म्यांमार की ये बॉर्डर लग गई। अब आप देख लो म्यांमार के साथ बॉर्डर भी शेयर करता है। इसके अलावा देखा जाए तो ये ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अगर बात करें तो वहां पर ये सबसे बड़ा एरिया वाइज प्रोटेक्टेड एरिया है। इसके अलावा ये हमारे देश का ईस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क भी है। लोकेशन की बात करें तो ये इंडिया और म्यांमार की जो बॉर्डर है वहां पर लोकेटेड है, जैसा कि हमने अभी मैप पे भी देख लिया। और उसमें पर्टिकुलरली बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश का वो डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, छेंगलांग डिस्ट्रिक्ट। क्लाइमेट की बात करें तो ये ऐसा एरिया है जहां पर आपको सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट और आपको माउंटेनस क्लाइमेट, दैट मींस पहाड़ियां ऊंची ऊंची है तो आर्कटिक आपको क्लाइमेटिक कंडीशन भी मिल जाएगी। और लोकेशन की बात करें तो इक्वेटर से ये 27 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड पे लोकेटेड आ जाती है। इसका मतलब वहां पर देखा जाए तो इक्वेटर से आप आर्कटिक रीजन, पोल की तरफ जैसे जैसे जाओगे वैसे आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। और हाइट भी वहां पर हिमालयन ईस्टर्न रीजन की वजह से अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। तो एक तरीके का मिक्स है, हाईली डाइवर्स रीजन है अगर हम इस एरिया की बात करें तो, ठीक है। इसके अलावा इसको, ये जो नामदफा टाइगर रिजर्व है, इसको 1983 में 15वें टाइगर रिजर्व के तौर पे प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ये हमें ध्यान रख लेना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। एक तरफ आपके स्पेस मिशंस दिए हुए हैं, दूसरी तरफ मिशन का पर्पस क्या है वो। तो फर्स्ट आपका है आर्टेमिस सेकंड, ये मून से रिलेटेड है। एक्सियोम मिशन 4 इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यूरोपा क्लिपर जुपिटर, निसान सैटर्न। इनकरेक्टली मैच्ड आपको ढूंढना है, पॉज कर लो, आंसर दे दो। अब देखो इसकी बात ऐसी है कि आर्टेमिस सेकंड की बात करें तो ये मून से रिलेटेड है, कोई डाउट नहीं है। एक्सियोम 4 ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिलेटेड है। और यूरोपा क्लिपर जुपिटर के मून यूरोपा से रिलेटेड है। तो ये तीन स्टेटमेंट तो देखो एकदम परफेक्टली मैच्ड है। बट निसार की बात करें ना तो ये सैटर्न से रिलेटेड ना होकर के ये अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट्स होते हैं ना, उनके लिए रडार डेवलप करने से रिलेटेड है, जो कि नासा और इसरो का एक जॉइंट कोलैबोरेशन हम कंसिडर कर सकते हैं, राइट। तो ऐसे में ये आपका फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ वाला स्टेटमेंट है ना, यही गड़बड़ है। तो आंसर आपका ए चला जाएगा। ध्यान से सोचना, इनकरेक्ट बोला गया है, ठीक है। न्यूज में क्यों है, देखो इंडिया की तरफ से ये शॉर्टलिस्टिंग की गई है कि हमारे दो एस्ट्रोनॉट्स, एक तो ग्रुप कैप्टन है शुभांशु शुक्ला जी और दूसरे ग्रुप कैप्टन है प्रशांत बालकृष्ण नैयर। ये जो है ये आने वाले एक्सियोम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की विजिट पे जाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखें आप।
अब देखो, इनकी मैचिंग की बात करें तो आर्टेमिस सेकंड जो है ये हमने बात कर ली है, नासा का प्रोजेक्ट है। आर्टेमिस वाला तो जो है इसमें लूनर मिशन से रिलेटेड है और 1972 से ये डिफरेंट फेजेस में ऑपरेट हो रहा है। वहीं पर एक्सियोम की बात करें तो ये एक कंपनी है, यहां पर आप देखो एक्सियोम स्पेस, उसके साथ मिलकर के नासा का प्रोजेक्ट है और काम क्या है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की विजिट। ये प्राइवेट स्पेस फ्लाइट्स है उनका पार्ट है ये। फिर आ जाइए, आप बात कर सकते हैं यूरोपा क्लिपर। ये जुपिटर का सबसे बड़ा जो मून है यूरोपा, उसकी स्टडी के लिए ये प्रोजेक्ट है। और निसार की बात करें तो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, निसार जो है वो एक जॉइंट कोलैबोरेशन है जिसके तहत ड्यूअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार डेवलप किया जाएगा, जो कहीं ना कहीं अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स में काम आएगा। तो ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जाइंट रेडियो सोर्स are likely to be the largest single structure in the universe that are driven by supermassive black holes with mass 10 million to a billion times that of sun. Second statement, the giant meter wave radio telescope is the world's largest and most sensitive radio telescope operating within a high frequency range. Third, a giant meter radio telescope is located at Ladakh. करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है, पॉज करो आंसर दो। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट में ये जो वर्ड है ना हाई, हाई की जगह यहां पर आएगा लो। रीजन बीइंग कि यहां पर जो सिग्नल डिटेक्ट होते हैं वो कम एनर्जी के, कम फ्रीक्वेंसी के ही पहुंच पाते हैं। भाई अर्थ पर आपने इंस्टॉल कर रखा है ये जीएमआरटी को, तो इसको अगर आप डिटेक्ट करवाने के लिए काम करोगे तो आपको स्मॉल बिल्कुल माइन्यूट सिग्नल्स मिलेंगे। वहां हाई फ्रीक्वेंसी कैसे पॉसिबल हो सकती है, आप खुद सोचो। हाई फ्रीक्वेंसी हाई एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो क्या हमारे पास में ही कोई थोड़ा 2-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे इवेंट थोड़े ना हो रहे हैं, ये यूनिवर्स वाले बहुत दूर होते हैं। तो ऐसे में वहां लो फ्रीक्वेंसी है, ये एक वर्ड आपको पकड़ लेना है यहाँ पे। और फिर इसके बाद में थर्ड स्टेटमेंट जो है वो लद्दाख की बजाय पुणे के पास में है ये लोकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत होता है, आंसर आपका ए चला जाता है। क्लियर। अब इसके बारे में हम समझते हैं। देखो होता क्या है कि अभी रिसेंटली इंडिया के जो रेडियो एस्ट्रोनॉमर्स हैं उनके द्वारा 34 नई जाइंट रेडियो सोर्सेस को डिस्कवर किया गया है और उसमें उन्होंने यूज किया जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप जीएमआरटी। और ये जो जाइंट रेडियो सोर्सेज होते हैं, आप देखो कि इनकी साइज अब आपको दिखेगा कि कितने सारे सोलर सिस्टम्स को ये अपने साथ में कंज्यूम कर लेती हैं। और जब गैलेक्सीज अपने फाइनल स्टेज पे होती हैं, रेडियो गैलेक्सीज जब अपने फाइनल स्टेज पे होती हैं, तब इस तरीके के रेडियो जाइंट्स क्रिएट हो जाते हैं। राइट, तो इसी को अगर हम देखें तो जीआरएस जो है वो यूनिवर्स के जितने भी बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें से एक है। इसके अलावा इनकी साइज बहुत ज्यादा होती है, जो कि यहां से क्लियर हो रही है कि हमारा जो सन है उसका जो मास है उसके कंपैरिजन में 10 मिलियन से लेकर के 1 बिलियन तक इनका मल्टीपल के अंदर मास होता है। राइट, जब रेडियो गैलेक्सीज का एवोल्यूशन की बात करें तो उस टाइम पर इनकी फाइनल स्टेज जब होती है तब माना जाता है कि ये जाइंट रेडियो सोर्सेज हैं वो डेवलप हो जाते हैं। वैसे रेडियो फ्रीक्वेंसीज को, यूनिवर्स की एक्टिविटीज को डिटेक्ट करने के लिए जो जीएमआरटी है वो ऑपरेट होता है लो फ्रीक्वेंसी पे, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। और इसको ऑपरेट कौन करता है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च है मुंबई बेस्ड, उसी का एक डिपार्टमेंट है या पोर्शन है, दैट इज नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिसिस्ट फिजिक्स, और उनके द्वारा इसको ऑपरेट किया जाता है ना। इसके अलावा देखा जाए तो जीएमआरटी जो है इसकी लोकेशन पुणे के पास में खोडाड में है, 80 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रख लेनी है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। विद रेफरेंस टू वेस्टर्न घाट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. It represents one of the 8 hottest hotspot of biological diversity in the world. It traverses the 4 states of Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu and Maharashtra. आपको करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, पॉज कर लो। देखो तीसरा स्टेटमेंट आप ध्यान से देखोगे तो आपका क्वेश्चन एक झटके में सॉल्व होने वाला है। कैसे जी, यहां पर ज्योग्राफी की बात हो रही है कि वेस्टर्न घाट्स है वो आंध्र प्रदेश से होकर के गुजरते हैं क्या, क्या तेलंगाना से होकर गुजरते हैं क्या, ये दोनों ही गलत है। तो ऐसे में आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तो अब आप खुद देख लो, आपका आंसर बी चला गया है ना, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर राइट। अब देख लेते हैं कैसे। अब देखो वेस्टर्न घाट की अगर बात करें
तो ये कौन कौन से स्टेट से पास हो रहा है, यहां से एकदम क्लियर आप समझ सकते हैं। सबसे पहले गुजरात, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर आपका गोवा, फिर कर्नाटका, फिर केरला और थोड़ा बहुत तमिलनाडु के अंदर भी इसका एक्सटेंशन मिल जाता है। तो ये टोटल 6 स्टेट्स है जहां सर आपका ये वेस्टर्न घाट होता हुआ निकलता है। इसके अंदर कहीं पर भी आंध्र प्रदेश तेलंगाना का नाम आया नहीं। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की अगर बात आए तो वहां पर ईस्टर्न घाट को भले ही हम कंसिडर कर सकते थे, बट वेस्टर्न घाट का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है ना। तो ये आपको क्लियर हो जाता है। चलिए, रिसेंटली क्या होता है, हमें पता है कि केरला के वायनाड में 13 गांवों के अंदर लैंडस्लाइड की वजह से एक खतरनाक हादसा हुआ, बहुत से लोगों की जान गई। तो ऐसे में गवर्नमेंट की तरफ से एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया जिसमें एक टारगेट है कि वेस्टर्न घाट का एरिया जो है उसमें 56,800 किलोमीटर का एरिया डिक्लेयर किया जाएगा, स्क्वायर किलोमीटर एरिया, जिसको इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर किया जाएगा। इसका मतलब वहां पर कोई भी डेवलपमेंट के नाम पर एक्टिविटीज होंगी बहुत ज्यादा अटेंटिव मैनर में की जाएंगी। वहां पर इकोलॉजी को बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। आपको पता है ना, गाडगिल कमेटी, कस्तूरी रंगन कमेटी, ये वेस्टर्न घाट से रिलेटेड है। उससे रिलेटेड भी हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा देखा जाए तो पॉइंट हमारा नेक्स्ट आ जाता है कि लैंडस्लाइड ने 300 से ज्यादा, अब 300 का फिगर है, पता नहीं कितने लोग मारे गए हैं, आपको भी पता है इस चीज का। वेस्टर्न घाट को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में डाला हुआ है। ये हिमालयास के भी बाद में बने हुए वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है ना, पहले बने हुए, ठीक है। हिमालयास तो कब बने, जब हमारा ये इंडियन लैंडमास कोलाइड कर रहा था लगातार, है ना, और आज भी हिमालयास तो हाइट में राइज हो रहे हैं। बट जिस टाइम पर कॉलिजन फर्स्ट टाइम हुआ था उसी टाइम पर वेस्टर्न घाट डेवलप हो गए थे उस कॉलिजन की वजह से, ठीक है जी। इसके अलावा वेस्टर्न घाट वाले एरिया में रेनफॉल की कमी नहीं है, अच्छी खासी रेनफॉल है, और टेम्परेचर भी है। टेम्परेचर और रेनफॉल जब ज्यादा होता है ना, तब मान के चलो वहां पर बायोडाइवर्सिटी सर्वाइव करती है। वहां पर प्लांट्स और मतलब फ्लोरा और फोना बहुत ज्यादा आपको क्वांटिटी में मिलेगा, क्वालिटी वाइज भी। तो ऐसे में बायोडाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है। साथ ही साथ यहाँ पर 325 के लगभग ऐसी स्पीसीज की आइडेंटिफिकेशन हो रखी है जो चाहे फ्लोरा हो, फोना हो, बर्ड, एम्फिबियन, रेप्टाइल, किसी भी स्पीसीज से हो, है ना, उनकी जिंदगी को खतरा है ग्लोबली, बट वो यहाँ पर हमारे कह सकते हैं वेस्टर्न घाट में मिलता है, और एंडेमिक भी है उनमें से कई, तो है ना। तो वो चीजें कहीं ना कहीं यूनिकनेस दे देती है उस पर्टिकुलर एरिया के कंजर्वेशन के ऊपर, फोकस करने की बात भी कर देती है। इसीलिए इसको फिर हॉटेस्ट हॉटस्पॉट्स में से एक माना गया है, वर्ल्ड के जितने 8 हैं उनमें से एक, ठीक है। फिर आगे बात करें तो ये आप देख सकते हो वेस्टर्न घाट्स इन 6 स्टेट से पास होता है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विद रेफरेंस टू mRNA टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोग्राम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 2021 में इट वाज जॉइंटली डेवलप्ड बाय WHO एंड सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। दूसरा, प्रोग्राम इज बेस्ड अराउंड अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हब एफ्रीजेन लोकेटेड इन द USA। बताओ भाई कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा नहीं, पॉज करके देखो। ये 2021 में mRNA टेक्नोलॉजी ट्रांसफर प्रोग्राम है ना, ये 2021 में स्टार्ट हो गया था, ये बात सही है, ठीक है जी। आप कह सकते हो कि ये WHO के साथ में काम हुआ, पर ये आपका जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है ना, ये नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड, इस प्रोग्राम को डेवलप किया गया है एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हब जिसका नाम है एफ्रीजेन, वहां के आसपास। तो कहने का मतलब ये है कि एफ्रीजेन के आसपास में इसको डेवलप किया गया, दैट्स ओके, बट लोकेशन USA नहीं है, वो है साउथ अफ्रीका। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट्स हो जाते हैं आपके गलत। इस तरीके से आंसर आपका चला जाता है डी, ठीक है। वैक्सीन कैंडिडेट डेवलप करने का काम जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है, अर्जेंटीना की एक कंपनी, अभी हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड। तो उससे क्या होगा कि जो लो इनकम और मिडिल इनकम कंट्रीज है जिनमें इस बीमारी का बहुत ज्यादा कहर देखने को मिल जाता है, उसको टैकल करने के लिए कहीं ना कहीं ये एफर्ट सक्सेसफुल रह पाएगा। अब ये एवियन इन्फ्लुएंजा है, ये कैसे फैलता है, अब सीधी बात है, बर्ड से सीधा अगर कांटेक्ट में, एवियन का मतलब बर्ड्स ही होता है ना, अगर आप सीधा कांटेक्ट में आ रहे हो, या बर्ड ने किसी सरफेस को टच किया वहां पर आप कांटेक्ट में आ गए, या फिर हवा के थ्रू भी, वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी इंफेक्शन फैल जाता है, सांस के थ्रू, है ना, जब हम इनहेल करते हैं तो उसके चलते। तो ऐसे में ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो mRNA बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ओके। तो ये WHO के साथ मिलकर के आप देखोगे मेडिसिन पेटेंट पूल है MPP, इन दोनों ने, WHO और MPP ने मिलकर के mRNA बेस्ड टेक्नोलॉजी डेवलप की थी,
जिसका यूज करते हुए अभी की बात अगर करें तो अर्जेंटीना की एक मैन्युफैक्चरर है जिसका नाम है सिनर्जियम बायोटेक। वो क्या करेगी, इस तरीके का वैक्सीन डेवलप करने का काम। इससे क्या होगा, वो गरीब और जो मिडिल इनकम वाले कंट्रीज हैं या लोअर या मिडिल इनकम कंट्रीज, उनको वैक्सीन प्रोवाइड करेंगे जिससे कि H5N1 से होने वाली डेथ्स है उनको रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, WHO और आपको ये देख लिया, ये जो मैकेनिज्म है जिसके तहत ये mRNA ट्रांसफर टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, उसमें आप देखते हो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और साथ में पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस फ्रेमवर्क, इसके तहत काम हुआ। मतलब ये फ्रेमवर्क है जिसमें टारगेट ये है कि ये जो पेंडेमिक है बहुत बुरे तरीके से लोगों को परेशान करती है, तो उसका एक फ्रेमवर्क डेवलप्ड है, उसी के अंडर में ये सारा काम हुआ है। ठीक है, mRNA टेक्नोलॉजी मैंने बताई थी आपको कि WHO ने साथ मिलकर के, MPP के साथ मिलकर के काम किया था, 2021 में डेवलप कर ली थी। और अभी जो है कहीं ना कहीं इसका वैक्सीन जब डेवलप हो जाएगा तो इसका बेनिफिट लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को होने वाला है। और ये मैन्युफैक्चरिंग जो अर्जेंटीना में हो रही है वहां पर इसलिए क्योंकि वहां पर क्वालिटी जेनरिक मेडिसिन मैन्युफैक्चर हो पाती है, तो ऐसे में आप कह सकते हो कि पेटेंट का वो लफड़ा भी नहीं रहेगा जिसकी वजह से महंगी हो जाती है दवाइयाँ, वैक्सीन्स, तो ये थोड़ा सस्ता भी पड़ जाएगा। और एफ्रीजेन जिस हब में इस तरीके की टेक्नोलॉजी प्रोग्राम पे काम हो रहा था, वो साउथ अफ्रीका में, ना कि यूएसए में, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। आ जाओ पांचवें क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। NH44 इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया रनिंग फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया is a statutory body under administrative control of the Ministry of Road Transport and Highway। करेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है भाई। पॉज कर लो और सोच लो। देखो, दोनों स्टेटमेंट्स की अगर बात करें तो ये परफेक्टली राइट स्टेटमेंट्स हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे में आंसर आपका सी चला जाता है। अब सवाल ये आता है कि ये न्यूज में क्यों आया और क्या ये पूरा मुद्दा है। तो रिसेंटली क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर्स को अप्रूवल दिया जाता है, जिसमें 936 किलोमीटर की टोटल लेंथ कवर की जाएगी। और इस प्रोजेक्ट में जो पैसा एलोकेट किया गया है, जिसको कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूवल दिया है, वो है 50,655 करोड़ रुपए का। भाई सीधी बात है, हमारे देश में एक बात बड़ी कही जाती है कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है ना, वो बहुत ज्यादा है, तो इस कॉस्ट को हमें रिड्यूस करना है, टाइम मिनिमम में हमें ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेवलप करनी है, तो उसके लिए फिर ये अपने आप में रोड कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। तो ऐसे में जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा किन किन प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया गया है वो हमारे लिए जानना जरूरी हो जाते हैं। तो पहला तो है आपका 6 लेन आगरा ग्वालियर नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर। दूसरा है 4 लेन खड़गपुर मोरेग्राम नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर। फिर है 6 लेन थराद डीसा मेहसाणा अहमदाबाद नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर। फिर है 4 लेन अयोध्या रिंग रोड। फिर आ जाओ 4 लेन सेक्शन, कहां से कौन सी रोड का सेक्शन है ये पथलगांव और गुमला, ये सेक्शन लिया जाएगा। और रोड है आपकी रायपुर रांची नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर। और फिर बाद में 6 लेन कानपुर रिंग रोड। ये टोटल आपके मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिसके लिए ये आउटले डिफाइन हुआ है या फिर अप्रूवल दिया गया है। फिर आ जाओ NH44 की बात करें तो ये देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जो कि पहले NH7 के नाम से जाना जाता था, और ये 3,745 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने वाली रोड है, जो कि श्रीनगर, दैट मीन्स इंडिया के नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करता है। ठीक है, कन्याकुमारी और श्रीनगर के बीच में कनेक्ट है। इसके अलावा देखा जाए तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसकी बात करें तो उसको पार्लियामेंट के एक एक्ट के द्वारा 1988 में स्टैब्लिश किया था। इसका मतलब एक एक्ट अगर पार्लियामेंट ने पारित किया तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, है ना। फिर इसके बाद में इसका कंट्रोल या कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ये तो खैर वैसे भी आपको पता होगा क्योंकि नितिन गडकरी जी वैसे भी हाईलाइटेड पर्सनैलिटी है। ठीक है, इसके अलावा NHAI की बात करें तो ये सेंट्रल अथॉरिटी है जिसका काम क्या है भाई, हमारे देश में जो नेशनल हाईवेज हैं उनको डेवलप करना, मेंटेन करना, मैनेज करना, राइट। और इसका काम करना शुरू कब हुआ, 1988 के एक्ट में इसको स्थापित तो कर दिया, बट ये फंक्शनिंग में कब आई, फरवरी 1995 में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गाडगिल कमेटी। द गाडगिल कमेटी वाज सेट अप टू रिव्यू द रिकमेंडेशंस of Kasturi Rangan Committee.
Second statement, it recommended that the entire Western Ghat region to be declared as an eco-sensitive zone. करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है, पॉज कर लो, आंसर निकालो। देखो, एक तो हमें थोड़ा क्रोनोलॉजी का अगर पता है तो एकदम आंसर देना बड़ा आसान रहेगा फर्स्ट स्टेटमेंट का, कि गाडगिल कमेटी थी ना वो पहले आई थी, कस्तूरी रंगन कमेटी बाद में आई थी। तो इसका मतलब कैसे गाडगिल कमेटी फिर रिव्यू करेगी, अभी आप बताओ। रिव्यू का मतलब तो बाद में स्टैब्लिश हुई हुई कमेटी करती है, तो ऐसे में फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है कि गाडगिल कमेटी ने तो ये कहा था कि भाई एंटायर वेस्टर्न घाट को आप इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दो, क्योंकि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी इकोलॉजिकली अगर देखें तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा फ्रेजाइल और इंपॉर्टेंट रीजन है। वहीं दूसरी तरफ कस्तूरी रंगन कमेटी ने क्या कहा था कि इस वेस्टर्न घाट वाले रीजन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ऐसे में सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है गाडगिल कमेटी के रिस्पॉन्स में या रिस्पेक्ट में, और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। तो ऐसे में आंसर आपका चला जाता है बी, करेक्ट स्टेटमेंट इज ओनली 2। अब देख लेते हैं क्यों ये मुद्दा हाईलाइट रहा। देखो, कंटेक्स्ट तो आपको पता है कि केरला के वायनाड में जो त्रासदी हुई है उसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें ये कहा कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं उसके 6 स्टेट्स हमने अभी बात की, ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा था, किस तरीके से वेस्टर्न घाट गुजरात, महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु, इन 6 स्टेट्स में फैला हुआ है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं वेस्टर्न घाट्स की इकोलॉजी की बात कर लो, वहां की जियोलॉजी की बात कर लो, तो बहुत ज्यादा फ्रेजाइल और इंपॉर्टेंट रीजन है, तो उसको हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए। तो गाडगिल कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसके हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न घाट को कंप्लीट प्रोटेक्शन की जरूरत है ना। और ये बात 2011 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कह दी थी, बट उस टाइम पर गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया या फिर ये अप्रोच थी कि फिर डेवलपमेंट कैसे होगा, हम कैसे वहां पर प्रोजेक्ट चला पाएंगे। तो उस परिस्थिति में कहीं ना कहीं वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलती रही, और उसी का खामियाजा कहीं ना कहीं वायनाड में भी देखा भी गया। और वैसे केरला में लैंडस्लाइड के केसेस आते रहते हैं हर साल जैसे ही मानसून आउटब्रेक होता है। तो ऐसे में गाडगिल कमेटी के बारे में हम अगर थोड़ा जानने की कोशिश करें तो इसको वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल के नाम से भी जाना जाता है, और इसके हिसाब से पूरे वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया के तौर पर डिक्लेयर कर देना चाहिए। साथ ही साथ अगर देखें तो इस पर्टिकुलर कमेटी के हिसाब से देखे जाए तो आप 3 एरियाज में या 3 रीजन्स में या ईएसएज में डिवाइड कर सकते हैं गाडगिल कमेटी के अकॉर्डिंग वेस्टर्न घाट को, ईएसए 1, 2 और 3। जिसमें 1 और 2 है ना, बोलो वहां पर तो स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लगाने की जरूरत है किसी भी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, और जो 3 वाला है वहां पर आप रेगुलेटेड मैनर में अलाउ कर सकते हो। तो इस तरीके से एक इको सेंसिटिव एरिया के तौर पे डिक्लेयर करने की रिकमेंडेशन गाडगिल कमेटी ने तो पूरे वेस्टर्न घाट के लिए दी थी। वहीं पर गाडगिल कमेटी के बाद में एक रिव्यू कमेटी डाली गई, जिसके चेयरमैन थे इसरो के फॉर्मर चेयरमैन के कस्तूरी रंगन। तो उन्होंने ये कहा कि हमें, आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं स्टेट्स जो हैं वो इस रिकमेंडेशन को मानने के लिए तैयार नहीं है जो गाडगिल कमेटी की है, क्योंकि वो अपने अपने डेवलपमेंटल एस्पेक्ट को लेकर के आगे चलना चाहते हैं। तो बोला हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए। अब आप देखो गाडगिल कमेटी की रिकमेंडेशन तो किस तरीके से आई थी वो ऑलरेडी हमने अच्छे से देख ली है, ठीक है। वहीं पर अगर देखा जाए तो कस्तूरी रंगन की रिपोर्ट के हिसाब से ये बात कही गई थी कि भाई जो वेस्टर्न घाट है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक तो नेचुरल और एक कल्चरल लैंडस्केप। और जो नेचुरल लैंडस्केप है उसकी बात करें तो उसमें से 37% को आप बायोलॉजिकली रिच डिक्लेयर कर दो, जहां पर किसी भी तरीके की आप कह सकते हो कि एक्टिविटीज हैं वो मोरलेस बैंड रहेंगी, बाकी एरिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज चालू रहे। बट अभी जिस तरीके से वायनाड में जो इंसिडेंट हुआ है, वीडियो भी आया ना, एक फुटेज निकली है जिसमें कितना जबरदस्त तरीके से पूरा माउंटेन क्लॉप कोलैप्स कर गया, ऐसे कैसे पूरा स्ट्रक्चर, रोड वोड सब एकदम वॉश आउट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से एक बार फिर से गाडगिल कमेटी न्यूज में आ गई। अब ये पहली बार नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से ये 6ठी बार इस तरीके का ड्राफ्ट डिक्लेयर किया जा चुका है। बट स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, ये 6 की 6 स्टेट्स की गवर्नमेंट है, वो कहीं ना कहीं अपने अपने आप को रिस्ट्रेन बरत रही है, कहीं ना कहीं डिले कर रही है इस चीज पे। तो ये पॉइंट आ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट स्टैम्प पेज, ई स्टैम्प पेज, ठीक है, एस स्टैम्प पेज भी बोल सकते हो। 4 स्टेटमेंट है। फर्स्ट क्या कह रहा है, इट इज अ ट्रेडिशनल जापानीज आर्ट फॉर्म ऑफ इंक वॉश पेंटिंग ऑन सिल्क और पेपर। नंबर 2, a technique used in archaeology to create a three-dimensional model of ancient artifacts. 3,
A method of obtaining an exact replica of an inscription by pressing wet paper onto the surface and then inking it. D. A technique of restoring damaged manuscripts using digital imaging technology. पॉज कर लो, अपना आंसर रेडी कर लो भाई। देखो इसमें सीधा आंसर जो है वो है कि एक ऐसा मेथड है जिसमें कागज को गीला करके और इंस्क्रिप्शन पे चिपकाया जाता है, इंस्क्रिप्शन पे चिपकाया जाता है और फिर उसके बाद में उसके ऊपर इंक चला दी जाती है और सूखने के बाद में उस इंस्क्रिप्शन से पेपर को हटा लिया जाता है, जिससे कि जो कुछ भी सिंबल या जो कुछ भी लिखा हुआ कंटेंट है उसको प्रॉपर एनालिसिस फिर उस पेपर के आधार पर किया जा सके। तो आंसर इसका करेक्ट है सी। ठीक है, अभी क्यों न्यूज में आया है, अभी क्या है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मैसूरू के द्वारा रिसेंटली ये जो ई-स्टैम्पेज मेथड है ना, इसका यूज करते हुए वहीं पर आप देखोगे कि थिरुपुर डिस्ट्रिक्ट जो है कर्नाटका का, वहां पर पल्लडम के पास में कोविलपल्लियम है और वहां पर एक मंदिर है जिसका नाम है थालीश्वरार टेम्पल। उस टेम्पल में इंस्क्रिप्शन थी जो आपके सामने यहां पर स्क्रीन पर है। उस इंस्क्रिप्शन को स्टडी करने के लिए ये मेथड अप्लाई किया गया। तो इसमें क्या कर रहे हैं भाई, ये गीला इंस्क्रिप्शन के ऊपर ये गीला पेपर चिपका दिया और उसके ऊपर फिर इंक चला दी, प्रेफरेबली ब्लैक कलर यूज करता है, और फिर उसके बाद में सूखा करके इस पेपर को उतार करके फिर इसको एनालाइज किया जाएगा। तो कहने का मतलब पॉइंट क्या आ रहा है कि किस तरीके से इसको स्टडी करने में काम किया जा रहा है इंस्क्रिप्शंस की। ठीक है, ये आपको मुझे लगता है समझ में आ गई। इंस्क्रिप्शन के सिंबल्स या जो भी लैंग्वेज जो भी स्क्रिप्ट है उसको पढ़ने के लिए हेल्प मिलती है। तैयार प्रोसेस होता है जो मैंने आपको सीक्वेंस में वैसे बता दिया। पहले तो तैयारी होती है, देखो जो इंस्क्रिप्शन है उसको क्लीन किया जाता है, फिर उसके बाद में डैम्प शीट ऑफ पेपर मतलब गीला पेपर है उस इंस्क्रिप्शन पे चिपका दिया जाता है, उसको दबाया जाता है, फिर यूज किया जाता है सॉफ्ट डैपर का, फिर उसके बाद में इंकिंग की जाती है, इंक लगा दी जाती है, जहां जहां पर उभार है वहां पर नॉर्मली ब्लैक कलर यूज करते हैं, फिर उसको सूखने दिया जाता है पेपर को हटा करके और फिर उसके बाद में उसकी स्टडी कर ली जाती है। तो ये प्रोसेस होता है इस पर्टिकुलर स्टैम्पेज मेथड में, ई स्टैम्पेज मेथड में। ठीक है, या एस्टैम्पेज मेथड जिसको बोल सकता है। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इट इज अ डिजिटल करेंसी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इंडिया। इट कैन नॉट बी एक्सचेंज विद फिएट करेंसी। होलसेल CBDC कैन बी यूज्ड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है, पॉज कर लो, अपना आंसर निकाल लो। देखो, जब से क्रिप्टो करेंसी या फिर ब्लॉकचेन बेस्ड जो ये करेंसीज आई हैं, जिनको प्रॉपर रेगुलेट करना ही पॉसिबल नहीं है, वो एकदम ऑटोनोमसली ऑटोमेटिकली कर रही है रन, तो उस चीज को, उस टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए दुनिया के कई सेंट्रल बैंक्स इस मैकेनिज्म को एक्सप्लोर कर रहे हैं, जिसको बोल रहे हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो ऐसे में आप देखोगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपनी डिजिटल करेंसी जो है वो लॉन्च की है, जिसको ई रूपी बोलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कहीं से भी गलत नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट अगर आप देखो तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि इसको आप फिएट करेंसी, जो हम करेंसी यूज करते हैं ना रुपी के टर्म में, कागज के नोट हो गए हमारे, लीगल टेंडर जिनको बोलते हैं, साथ ही साथ हम जिनको ले दे करके कुछ ना कुछ वैल्यू अर्न कर सकते हैं, वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं, तो वो फिएट करेंसी है, तो उसके एक्सचेंज में यूज नहीं किया जा सकता। तो फिर बाद में इसकी वर्थ क्या रहेगी ये बताओ। फिर आरबीआई के द्वारा क्या दो करेंसीज रिलीज की जाएगी? कहीं ना कहीं वर्थ तो सेम ही रखनी पड़ेगी ना। तो ये स्टेटमेंट दूसरा गलत हो जाता है। तो दूसरा जैसे ही आप गलत करोगे तो तीसरा भी आपका एकदम सही स्टेटमेंट चला जाएगा। तो सी आंसर चला गया एज पर द ऑप्शंस, राइट। तो ऐसे में हम देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। अभी क्या हो रहा है, 134 के लगभग कंट्रीज इस तरीके की करेंसी यूनियन या फिर जो यूरोपियन यूनियन जैसी करेंसी यूनियन हो गई, जिनकी कॉमन करेंसी चलती है डिफरेंट कंट्रीज के बीच, तो लगभग 134 एंटिटीज जो कि दुनिया के लगभग 98% जीडीपी को आप कह सकते हो रेगुलेट करते हैं, आप देखो उनके द्वारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी मैकेनिज्म के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसमें हमारा आरबीआई भी पीछे नहीं है। ऐसे में आप देखोगे कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है भाई, सेंट्रल बैंक के द्वारा डिजिटल फॉर्म में जो करेंसी रिलीज की जाती है उसको सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बोला जाएगा। और ये मोर और लेस बिटकॉइन जैसी जो क्रिप्टो करेंसीज है उनके सिमिलर है, बट फर्क इतना सा ही है कि इसको रिलीज और इशू किया जाता है किसी ना किसी रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा, एक ऑथराइज्ड बॉडी के द्वारा, है ना, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से काम करती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और इसकी जो करेंसी की वर्थ है वो कंट्री की जो फिएट करेंसी है, जैसे हमारा रुपी है, उसके इक्वलेंट ही है। ठीक है, अलग अलग कंट्रीज की सबकी अपनी अपनी है,
बट हमारे लिए जो पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए। नाम दिया गया है हमारे देश की जो डिजिटल करेंसी है उसका डिजिटल रुपी, और इसकी वर्थ जब बराबरी है तो एक्सचेंज भी पॉसिबल है 1 to 1। ठीक है, तो वो सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत चला गया। वहीं पर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, इसकी लीगैलिटी की बात करें तो देखो 2022 में बजट सेशन के बाद में जो फाइनेंस एक्ट पारित हुआ था उसके तहत ये प्रोविजन थे कि आरबीआई एक्ट को हम अमेंड कर रहे हैं इससे 2022 फाइनेंस एक्ट के आधार पर, जिसके चलते सेंट्रल बैंक को अलाउ किया जाता है कि भाई आप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रिलीज कर सकते हो, आप लॉन्च कर सकते हो, और वो लॉन्च किया गया। ऐसे में जो आरबीआई का एक्ट है आपका, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, उसका सेक्शन 2 है ना, वो कहीं ना कहीं फिजिकल और डिजिटल करेंसी मोर और लेस दोनों के लिए अलाउ करता है आरबीआई को। इसके अलावा सीबीडीसी की बात करें तो इसके दो फॉर्मेट्स में इसको रिलीज किया जाता है, एक तो डिजिटल रिटेल और एक है आपका होलसेल डिजिटल रूपी, राइट। अब रिटेल का मतलब क्या हो गया, हमारे जैसे कॉमन मैन उसको यूज करेंगे 1 to 1, एक मतलब कोई भी छोटे मोटे ट्रांजेक्शन्स करने हैं, डे टू डे ट्रांजेक्शन्स। वहीं होलसेल वाली जो ट्रांजेक्शन्स है वो बल्क में होंगे, तो ऐसे में बैंकों के बीच में भी लेन देन होता है, एनबीएफसी बैंकों के बीच में, आरबीआई और बैंकों के बीच में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो फिर होलसेल सीबीडीसी के आधार पर हो जाएंगे। ये मैकेनिज्म मोर और लेस इस तरीके से काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स या फॉलोइंग, हाउ मेनी अबव आर वेज इन विच रैंसमवेयर इन्फेक्ट्स सिस्टम। रैंसमवेयर आपको पता होना चाहिए, तब आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे। फिशिंग, मालवर्टाइजिंग, इन्फेक्टेड वेब पेज, सोशल इंजीनियरिंग, ड्राइव बाय डाउनलोड्स। 5 ऑप्शन से बताओ कि कौन से इनमें से कितने तरीके यूज किए जाते हैं रैंसमवेयर इन्फेक्शन के लिए, या फिर ये कहें कि पॉज कर लो अपनी तरफ से भाई, डिसाइड कर लो, मैं एक्सप्लेनेशन मेरा कंटिन्यू कर रहा हूं, ठीक है, कि किस तरीके से आपकी कंप्यूटर सिस्टम को हैक करके आपकी फाइल्स को बिल्कुल लॉक कर दिया जाता है, एनक्रिप्ट कर दिया जाता है, और फिर बोला जाता है कि भाई आप इतना पैसा, इतना डॉलर या इतना बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करो, फिर उसके बाद में आप अपनी फाइल्स को एक्सेस कर पाओगे। तो बताओ भाई कौन कौन से मेथड्स हैं। देखो इसका आंसर है ऑल 5, पांचों तरीकों से होता है। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि रैंसमवेयर होते क्या है। तो रैंसमवेयर सिंपल सा होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि रैंसम मतलब फिरौती लेने के लिए यूज में होते हैं, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है, देखो ई एज टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक आप कह सकते हो फर्म है, जो कि जो कोऑपरेटिव और जो आरआरबी है ना, उनके लिए टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देता है, सॉफ्टवेयर बनाना, अपडेट करना, वो सारे काम। पॉसिबिलिटी ये बताई जा रही है कि जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि इन सिस्टम्स को, जो कॉपरेटिव्स हैं हमारे आरआरबीज हैं, उनकी जो बेसिक या फिर जो बैक टेक्नोलॉजी कंपनी है ई एच टेक्नोलॉजी लिमिटेड, उसके ऊपर रैंसमवेयर अटैक हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, फाइल्स को लॉक कर दिया और वहां पर अब डिमांड की जा रही है फिरौती की, मनी की, और वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है मनी, क्योंकि आजकल डिजिटल ट्रांजेक्शन्स होते हैं। अब रैंसमवेयर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब ये क्या क्या तरीके हैं इनमें। फिशिंग, फिशिंग का मतलब एग्जैक्टली वैसे होती है जैसे फिशिंग होती है। कौन सी, कि आप जाते हो, कांटा लगाया, आपने कांटे पे छोटी मछली या कुछ खाने का लगाया, उसको लटका दिया पानी में, बड़ी मछली आके फंस गई और उसको फिर आप हंट कर लेते हो वहां पे, राइट। सिमिलर मैनर में यहां पर जो आप कह सकते हो जो हैकर्स हैं, वो कहीं ना कहीं विक्टिम्स को या फिर जो भी टारगेटेड उनकी आप कह सकते हो इंडिविजुअल्स हैं, उनको इस तरीके से डाइवर्ट करते हैं कि वो फंस जाए। पहले उनको यूं दिखाते हैं कि हाँ जी हम एकदम सही फॉर्म से बोल रहे हैं, अपनी तरफ से यूं बताते हैं कि हम एक्स वाई जेड फॉर्म से बोल रहे हैं ऐसे ऐसे करके, और फिर आप इतने पैसे ट्रांसफर कर दो, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। अगर 10,000 हजार आदमियों में से 2 आदमी भी फंस गए तो उनका काम हो जाता है फिर। तो ये तरीका होता है फिशिंग का। सिमिलरली मालवर्टाइजिंग, ये देखो मालवेयर प्लस एडवर्टाइजिंग को मिक्स किया है, इसका मतलब फॉल्सली प्रोमोटेड आपके आते हैं प्रोग्राम्स और ये फिर बोलते हैं इंस्टॉल कर लो, ये कर लो, वो कर लो, उससे भी लफड़ा हो जाता है। इसके अलावा कोई इन्फेक्टेड वेब पेज आपने खोल लिया, वहां से कुछ आपने एक्सेस कर लिया, तो भी कहीं ना कहीं रैंसमवेयर्स जो है वो इंस्टॉल हो जाते हैं हमारे डिवाइसेस में। और इसके अलावा सोशल इंजीनियरिंग की बात करें, लोगों को पहले बातचीत करके फंसाया जाता है, फिर उनसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकलवा ली जाती है, पासवर्ड, लॉगिन आईडी, समथिंग, तो वो। और ड्राइव बाय डाउनलोड्स, डाउनलोड के लिए कहा जाता है, लिंक दे दिया, डाउनलोड कर लो, फिर आप वहां से डाउनलोड करके कहीं ना कहीं फंस जाते हो। तो ये चीजें क्या होती हैं, ये ओवरऑल प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं अगर हम बात करें, ठीक है। फिर आगे बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स,
ये है आपका बेली ब्रिज से रिलेटेड। किससे रिलेटेड आ गया आपका ये? बेली ब्रिज से रिलेटेड। ठीक है, इसकी अगर बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? दे वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड बाय इंग्लिश सिविल इंजीनियर ड्यूरिंग कोल्ड वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है इसमें? कि बेली ब्रिज कैन बी इजीली एक्सटेंडेड एंड डू नॉट रिक्वायर एनी सपोर्ट पिलर्स इन वाटर बॉडीज। मतलब पूरा हैंगिंग एंड टू एंड कनेक्ट करके छोड़ दो, बाकी इसका काम चल जाता अपने हिसाब से। ये बात यहां पे बोली जा रही है। फिर तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? कि ड्यू टू देयर लाइट वेट नेचर बेली ब्रिज कैन ओनली सपोर्ट पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक। तो तीन स्टेटमेंट्स हैं भाई, ध्यान से पॉज करके अपनी तरफ से और आंसर बता दो। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे एक इंग्लिश सिविल इंजीनियर के द्वारा डेवलप किया गया था। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लड़ाइयां हुई थी, कनेक्टिविटी को एक तरीके से क्विकली आप कह सकते हो री एंश्योर करने के लिए ये काम प्रोजेक्ट डेवलप किया गया था। ठीक है, या फिर ये आप कह सकते हो डिजाइन तो ब्रिज का वो तैयार हुआ था। बेली ब्रिज के लिए बोला जाता है कि इसमें कोई सेंट्रल सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मान लो यहां से यहां ये पानी की बॉडी है और यहां आपने ब्रिज बना दिया, तो बीच में कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल भी नहीं, पिलर्स की जरूरत पड़ती है, सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, तो दूसरा आपका गलत हो गया। अब आप तीसरे पे जाना पड़ेगा आपको। फिर बताया जा रहा है कि ड्यू टू देयर लाइट वेट नेचर बेली ब्रिज कैन ओनली सपोर्ट पेडेस्ट्रियन। जी पेडेस्ट्रियन से भी ज्यादा यहाँ पर हैवी व्हीकल्स में लाइट वेट ट्रक्स हो गए, एम्बुलेंस हो गए, ये भी आ जा सकते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, तो आंसर आपका चला जाता है ए। सवाल ये आता है कि क्यों ये न्यूज में रहा। होता क्या है कि इंडियन आर्मी के द्वारा 190 फीट का बेली ब्रिज है वो वायनाड में डेवलप कर दिया। ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। रीजन भी कि यहां पर कनेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो गई थी, जो लोग बचे हुए थे उनको निकाल करके लाने के लिए। तो ऐसे में हैवी मशीनरी एम्बुलेंस इनको लाने ले जाने के लिए ब्रिज जो था वो डेवलप किया गया, जिसको हम बोलते हैं बेली ब्रिज। ठीक है, इसको डेवलप किया गया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंग्लिश सिविल इंजीनियर नाम डोनाल्ड कॉलमैन। ठीक है, डोनाल्ड कॉलमैन बेली। ओके, ये ब्रिज अपने आप में बहुत ही हल्का होता है। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये प्री फैब्रिकेटेड होता है। इसका मतलब कंपैरेटिवली हल्का, और प्री फैब्रिकेटेड मतलब पहले से तैयार होता है, बस पुर्जों को लगाया और कस दिया जाता है। ठीक है, इसमें अगर देखें तो स्टील का ज्यादा यूज होता है, लाइट वेट स्टील काम में आता है, पिंस का यूज किया जाता है, बीम्स हैं वो कनेक्ट कर दी जाती है गार्डरेल के थ्रू। इसके अलावा बेली ब्रिज का यूज देखा जाए तो हम हैवी ट्रक्स, मतलब ये जो आपके एम्बुलेंस और इनको लाने ले जाने के लिए कर रहे हैं, तो इसका मतलब थोड़ा सा हैवी भी रहेगा, इसलिए पिलर्स की सपोर्ट की भी जरूरत होती है, बीच में कहीं ना कहीं सपोर्ट भी बनाना पड़ता है। बट ये है कि वहां पर केवल असेंबल करना होता है, कंस्ट्रक्शन करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं होता है ना, इसलिए तो क्विक असेंबली कहीं ना कहीं पॉसिबल हो पाती है। और ट्रांसपोर्ट के लिए मैंने बोला स्मॉल ट्रक्स एम्बुलेंस इनका आना जाना पॉसिबल हो पाता है। तो ऐसे में सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट उसके गलत हो गए थे, बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट वाज राइट। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट, दे अकर ड्यूरिंग volcanic eruptions and extremely hot wildfires. They can reach height up to 50,000 feet, generate their own thunderstorms. These clouds generate significant amount of rain, which help to extinguish wildfires. चलो भाई, करेक्ट स्टेटमेंट अपनी तरफ से सेलेक्ट कर लो पॉज करके। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है या गजब की भीषण आग लगती है, तब इस तरीके के क्लाउड्स फॉर्मेशन में आते हैं, जिनको बोलते हैं पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें स्मोक का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि इनकी हाइट 50,000 फीट तक पहुंच जाती है, और इनके अंदर जो हवा का मूवमेंट होता है वर्टिकल, उसकी वजह से थंडर स्टॉर्म्स भी डेवलप हो जाते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। बट जो थर्ड स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है कि इनकी वजह से रेनफॉल एक अच्छी खासी क्वांटिटी में रिसीव होता है, जो कि आग बुझाने का काम करता है। ऐसा नहीं है, रेनफॉल होता है इन क्लाउड्स की वजह से, बट वो रेनफॉल क्वांटिटी आपको कम मिलेगी। और साथ ही साथ हवा का मूवमेंट इतना वायलेंट होता है, जिसकी वजह से थंडर स्टॉर्म्स जनरेट हो जाते हैं, तो वो उल्टा आग को बढ़ावा देते हैं। बिजली कड़क करके उल्टा जंगल में आग लग सकती है, तो वो कारण बढ़ता है, ना कि आग बुझाने का काम करते हैं ये। तो ये चीज बड़ी खतरनाक हो जाती है। तो 1 और 2 इसका करेक्ट स्टेटमेंट के तौर पे आंसर चले जाते हैं। कंटेक्स्ट क्या है?
देखो कनाडा और यूएसए में जिस तरीके से ड्रॉट्स की सिचुएशन देखी गई और वहां पर जंगल पड़ गए सूखे, और इस वजह से वहां पर जो फॉरेस्ट फायर है वो देखी जा रही है जबरदस्त तरीके से, और वो फॉरेस्ट फायर इतनी इंटेंस है जिसके चलते आप ये देखो इस तरीके के क्लाउड फॉर्मेशन में आ गए, जिनको पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बोला जाता है। और इनके अंदर इतनी क्षमता होती है कि हवा का जो मूवमेंट होता है वर्टिकल, ठीक है, नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा रहता है कि कहीं पर भी ये जो थंडर स्टॉर्म है इसकी वजह से आग और ज्यादा फैल जाए। तो ये कहीं ना कहीं खतरनाक बादल होते हैं, ठीक है, जो कि आग को और बढ़ावा देते हैं, ठीक है, हवा के मूवमेंट के ऊपर नीचे होने की वजह से, थंडर स्टॉर्म प्रोड्यूस होने की वजह से। तो पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स है, ये मैंने बता दिया, रैपिडली राइजिंग एयर की वजह से होता है। क्लाउड फॉर्मेशन के लिए क्या होता है भाई, सीधी बात है, आग जल रही है तो धुआं राख है वो हवा में उड़ेगी, और धुआं और राख के हवा में उड़ने की वजह से वहां पर जो ऐश पार्टिकल्स हैं वो तो कहीं ना कहीं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्ली का काम कर देती है, और उसके चारों तरफ फिर बाद में चिपक जाती है जो भी थोड़ी बहुत वेपर होती है हवा में वो, और ऐसे में फिर फॉर्मेशन में आ जाते हैं क्या, क्लाउड्स। तो ऐसे में ये क्लाउड्स है ना, इनमें आपको एशेस के पार्टिकल्स ज्यादा देखने को मिलेंगे, राख के पार्टिकल्स ज्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये क्लाउड बन भी गए, अब इनमें हवा का मूवमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, कारण कि एक तो जो आप कह सकते हो वोल्केनिक इरप्शन का केस हम ले रहे हैं, दूसरा हम एक तरीके से वाइल्ड फायर का केस ले रहे हैं। तो वहां पर इन क्लाउड्स के बॉटम पे क्या हो रही है, हीट जनरेट हो रही है जबरदस्त, और वो हीट क्या करेगी, नीचे से हवा को ऊपर स्पीड से उठाएगी, और वो फिर हवा ठंडी होकर के नीचे आएगी, ये सर्कुलेशन चलता जाएगा, और इस वजह से इनकी हाइट भी बहुत ज्यादा बन जाती है। आप खुद देख लो, 50,000 फीट तक की हाइट तक ये डेवलप हो जाते हैं। तो इसी वजह से ये जो हवा का मूवमेंट है ना, वायलेंट मूवमेंट रहता है, और इसी वजह से थंडर स्टॉर्म्स भी आ जाते हैं। और आप देखोगे कि जंगल में आग बुझाने की बजाय थोड़ी बहुत बारिश अगर हो भी तो वहां पे उल्टा पड़ जाता है कि थंडर स्टॉर्म की वजह से आग उल्टा बढ़ जाती है। तो ये कई कारण हैं जिसकी वजह से ये न्यूज में रहा। इसके अलावा देखा जाए तो ये अपने आप में रेनफॉल के लिए इतना जाना नहीं जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर एश कंटेंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। वाइल्ड फायर को बुझाने की बजाय उल्टा ये बढ़ा देते हैं। जैसे जैसे हवाएं तेज होती हैं वैसे वैसे इनकी ग्रोथ बढ़ती है, और जंगल में आग बढ़ने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, और एनवायरनमेंट के लिए तो देखो नुकसान वाली चीज है ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With reference to tropospheric ozone, consider the following statements. It forms a protective layer that shields us from the sun's harmful ultraviolet rays. Ozone is a secondary pollutant because it produced by reaction of two primary pollutants. करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है, पॉज कर लो, अपना आंसर तैयार कर लो। देखो ओजोन होती है वो ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर के बनती है। अब इसकी 2 क्वालिटीज होती है, एक तो गुड और एक बैड। अगर हम ओजोन की प्रेजेंस को हम स्ट्रेटोस्फेयर में देखते हैं तब तो देखो वो सन से आने वाली हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को रोक लेती है, तो वहां पर तो वो गुड कंडीशन है। बट यहां पर हम बात कर रहे हैं ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, जो कि ग्राउंड के आसपास में यहां पर डेवलप होती है, अर्थ की सरफेस के आसपास में। तो वो कहीं ना कहीं पॉल्यूटेंट के तौर पे काम करती है, ना कि प्रोटेक्टिव शील्ड। तो ऐसे में ये आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है इनको रोकने का काम कौन करता है भाई, ये काम तो करने का जो रोल है वो आपकी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन का है। वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो ऐसे में ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट कि जो ट्रोपोस्फेरिक ओजोन है, ग्राउंड ओजोन जिसको बोलते हैं, वो बनती कैसे है भाई, सीधी बात है कि हमारे यहां से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स निकलते हैं पॉल्यूटेंट, और साथ ही साथ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं। उनको अगर आप सनलाइट में देखोगे तो वो कहीं ना कहीं रिएक्शन करना शुरू कर देते हैं, और उसी के नतीजे के तौर पे आपको ओजोन मिलेगी, और ये ओजोन बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है अगर ग्राउंड सरफेस के पास में हो। तो ऐसे में दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहला एकदम गलत है, तो आपका आंसर बी चला जाता है यहां पर, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि क्या कंटेक्स्ट है। तो नई दिल्ली बेस्ड एक थिंक टैंक है जिसका नाम है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, उसके द्वारा ये कहा गया है कि ग्राउंड लेवल ओजोन का हालत बहुत ज्यादा बेकार हो रहा है, हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा ग्राउंड लेवल ओजोन प्रोड्यूस हो रही है, और ये केवल दिल्ली नहीं, हमारी जो मेजर सिटीज है वहां पर,
इसका मतलब ये आप देखो इस तरीके की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। तो ओजोन का ग्राउंड लेवल पे प्रेजेंस है ना, वो ज्यादा खतरनाक है ना। स्ट्रेटोस्फेयर में प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर देती है, जो गुड और बैड का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। ठीक है, तो इन चीजों में आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए, मेन मेन चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, चलिए जी। वैसे देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पे या ट्रोपोस्फेरिक ओजोन होती है, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक पॉल्यूटेंट होता है, जो कि कहीं ना कहीं लंग्स की कंडीशन को डैमेज कर देता है, क्रॉप्स को भी डैमेज कर देता है, क्योंकि ये फिर बाद में वही ऑक्सीजन का ये रेस्पिरेटरी जो मैकेनिज्म रहता है ना हमारा सांस लेने का, उसको डैमेज कर देता है। ठीक है, और डेवलप कैसे होता है, एक केमिकल रिएक्शन के आधार पर। अगर हम ग्राउंड ओजोन की बात करें तो उसमें सिंपल है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्लस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और उस टाइम पे सनलाइट की प्रेजेंस, तो आपको एक केमिकल रिएक्शन के तौर पे आउटपुट के तौर पे ओजोन की डेवलपमेंट दिखाई पड़ जाएगी। ठीक है, और ये आपको जनरली कब दिखता है भाई, सिटीज के अंदर नॉर्मल है, हम कार चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में हम थर्मल पावर प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, इंडस्ट्रीज में बॉयलर ऑपरेट करवाते हैं, केमिकल प्लांट्स हैं, कहीं से ही आपको ये दोनों कंपाउंड्स निकलते दिख जाएंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्लस आपका वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड और सनलाइट की प्रेजेंस चाहिए, बस आपको ऑटोमेटिकली ग्राउंड लेवल पे ओजोन मिल जाएगी, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए खतरनाक है। चलिए जी, अगला सवाल देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मेथेनोट्रॉप्स। Methanotropes are a type of bacteria which oxides methane and reduce its concentration in the atmosphere. Second statement क्या कह रहा है? They produce biomass after consuming methane. Third, they are not found naturally in the environment. करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है, पॉज करके अपनी तरफ से आंसर रेडी कर लो। देखो मेथेनोट्रॉप है ना, ये एक तरीके के बैक्टीरियाज ही होते हैं। ये क्या करते हैं कि हवा में जो मीथेन का कंटेंट है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है, उसको कंज्यूम करते हैं, उसको ऑक्सीडाइज करके और एक तरीके से ड्राई बायोमास में कन्वर्ट कर देते हैं। ड्राई बायोमास का मतलब क्या हुआ, ऐसे मटेरियल में जो सॉलिड है। तो ऐसे में एनवायरमेंट से मीथेन को कंज्यूम किया इन बैक्टीरियाज ने और बायोमास तैयार कर दिया। तो आप बताओ एनवायरमेंट से मेथेन की कंसंट्रेशन रिड्यूस होगी कि नहीं इससे? डेफिनेटली। तो ये पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा, इसमें आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, बायोमास। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई खराबी नहीं है। तीसरा, ये नेचुरली एनवायरमेंट में नहीं मिलते, ऐसा नहीं है, ये आपको आराम से जो वेटलैंड्स हैं वहां पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको जो राइस या पैडी फील्ड्स हैं, खेत जो हैं, वहां पर भी आपको आराम से मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये स्टेटमेंट आपका तीसरा हो जाता है गलत। तो जैसे ही आप तीसरे को गलत कंसिडर करके काटोगे तो आंसर आपका ए हो जाएगा। अब हम समझते हैं कि ये न्यूज में क्यों था। देखो अभी क्या है, हमारे यहां पर मीथेन को कैसे हम कंट्रोल करें, क्योंकि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वजह से आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और उसी की वजह से कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी बन रहा है। तो क्यों ना हम नेचुरली अकरिंग जो सब्सटेंसेज हैं उनको हम यूटिलाइज करें इस तरीके की ग्रीन हाउस गैसेस को कैप्चर करने में। तो इसी चीज को यहां पर एक्सप्लोर करने की बात हो रही है, राइट। अब ये जो मेथेनोट्रॉप है, ये एक तरीके के बैक्टीरिया हैं जो कि मीथेन को ऑक्सीडाइज करके कार्बन और एनर्जी बनाते हैं। वैसे देखा जाए तो इनके बाई प्रोडक्ट के तौर पर आपको सॉलिड सब्सटेंस भी मिल जाता है, बायोमास भी मिल जाता है, जो कि फिर एक्वाकल्चर में यूटिलाइज हो सकता है फीड के लिए, मछलियों के लिए, इनके लिए फीड करने में बहुत हेल्पफुल ये काम कर जाता है। तो कितना विन विन सिचुएशन वाली बात हो गई है। ठीक है, दूसरी अगर बात करें तो मीथेन को हमें कंटेन करना जरूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पे तो बहुत सारी बातें भी हो रही हैं, पर सही मायने में देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक एटम और मीथेन का एक एटम, दोनों की अगर पोटेंशियल की बात करोगे ना ग्रीन हाउस इफेक्ट शो करने की, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट में मीथेन वाला आपको कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में 26 गुना ज्यादा इंपैक्टफुल या इफेक्टफुल दिखेगा। तो ऐसे में हमें कहीं ना कहीं मीथेन को रिड्यूस करना है, तो ऐसे में मेथेनोट्रॉप एक अच्छा ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल हो जाता है। इसका सिंपल सा एक हम इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि अगर मेथेनोट्रॉप के द्वारा 1 टन मीथेन को कंज्यूम किया गया तो आउटपुट में आप मान के चलो कि 0.78 टन आपको बायोमास मिल जाएगा, जो कि मोर और लेस एक्वाकल्चर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। इसके अलावा मीथेनोट्रॉप नेचुरली मिल जाते हैं, कहां पर मिलेंगे, जहां पर भी पानी इकट्ठा रहे, जैसे कि वेटलैंड्स हैं, राइस फील्ड, पॉन्ड या दूसरी कोई वाटर बॉडी है वहां पर। ठीक है, और मीथेन कॉन्सेंट्रेशन जो है वो लगातार एटमॉस्फेयर में बढ़ रही है,
जिसको हम यहां से समझ सकते हैं कि 5,000 से लेकर 10,000 पार्ट्स पर मिलियन की क्वांटिटी में आपको मीथेन मिल जाएगा एटमॉस्फेयर में। तो ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ी सरदर्दी है, इसको भी टैकल करना जरूरी है। मेथनोट्रॉप्स हमारे यहां पर हेल्प कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व वाज द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। गुरु घासीदास नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ गुजरात। नागार्जुन सागर श्रीसेलम टाइगर रिजर्व इज द कंट्रीज लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। चलो भाई करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है, पॉज कर लो अपनी तरफ से और डिसाइड कर लो। देखो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ना, वो सही में देश का पहला, या कॉर्बेट टाइगर रिजर्व देश का पहला टाइगर रिजर्व था। ये बिल्कुल सही है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में, इसमें कोई स्टेटमेंट में प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ये गुजरात में नहीं है भाई, ये छत्तीसगढ़ में है, जहां पर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ अपनी बॉर्डर बनाता है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। तो दूसरा जैसे ही आपको गलत क्लियर हो गया तो फिर तीसरे पे जाने की आपको जरूरत नहीं, आंसर आपका वैसे ही सी हो गया। और ये बात सही है कि नागार्जुन श्रीसेलम, ठीक है, आंध्र प्रदेश वाला, ये हमारे देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, इसमें कोई डाउट वाली चीज है ही नहीं। तो 1/3 आंसर सी चला जाता है। अब सवाल ही आता है कि ये क्वेश्चन क्यों बना। भाई अभी क्या है, छत्तीसगढ़ में पिछले सालों में टाइगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ी है। तो ऐसी परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ में एक और टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया है, जो कि साइज के हिसाब से देश का नंबर 3रा है। ठीक है, ये जो गुरु घासीदास नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व है, इसी की हम पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और नागार्जुन श्रीसेलम की हमने बात कर ही ली है। ओके, इसके अलावा देखा जाए साइज की बात करें तो सबसे बड़ा तो हमारा आंध्र प्रदेश का नागार्जुन श्रीसेलम टाइगर रिजर्व है ही। नंबर 2 पे फिर आ जाता है आपका मानस टाइगर रिजर्व, जो कि असम में है। और नंबर 3 पर आ गया आपका गुरु घासीदास नेशनल पार्क, जो कि अभी छत्तीसगढ़ में है। और जिम कॉर्बेट की बात करें तो ये देखो 1936 में पहला नेशनल पार्क स्टैब्लिश हुआ था हेली नेशनल पार्क के नाम से। फिर उसके बाद में 1973 में जब हमारा प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव लॉन्च हुआ था, टाइगर्स की कंजर्वेशन, पॉपुलेशन इंक्रीज करने से रिलेटेड, तो इसी हेली नेशनल पार्क को जिम कॉर्बेट टाइगर के तौर पे, या आप कहोगे नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के तौर पे, फर्स्ट नेशनल पार्क के तौर पे डिक्लेयर कर दिया गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एमपॉक्स, मंकी पॉक्स आर करेक्ट? It is vital zoonotic disease caused by monkeypox virus. It is not transmitted from animal to human. Monkeypox can be treated effectively with antibiotics. करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है, पॉज कर लो, अपना आंसर रेडी कर लो। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा है कि ये एक जूनोटिक डिजीज है जो कि मंकीपॉक्स वायरस की वजह से होती है। जूनोटिक का मतलब हो गया कि एनिमल्स से ये ह्यूमंस में फैलती है, तो इसमें कोई डाउट वाली चीज नहीं है, बिल्कुल सही है। और ये कि वायरल डिजीज है और वायरस है, उसको मंकीपॉक्स वायरस बोल दिया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आपका क्लियर है तो सेकंड स्टेटमेंट तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि इसमें क्या बोला, एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिशन नहीं है। अगर ट्रांसमिशन नहीं होता तो फिर जूनोटिक कैसे होती? तो ये स्टेटमेंट तो एकदम कॉन्ट्राडिक्शन में आ रहा है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत, तो आपका ये ऑप्शन गया। फिर बात करते हैं मंकी पॉक्स की। तो देखो भाई, इसको ट्रीट करने के लिए क्या एंटीबायोटिक्स काम कर रही है? अगर करती तो क्या ये न्यूज इतनी हाईलाइट होती क्या, और ऐसा क्वेश्चन बन भी पाता क्या, थोड़ा सा अगर सोचे, है ना। बाकी देखा जाए तो एंटीबायोटिक से ट्रीटमेंट नहीं होता, इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट अभी तक है ही नहीं देखा जाए तो। ठीक है, बट इसके ऊपर WHO इफेक्टिवली काम करना चाहता है। तो ऐसे में स्टेटमेंट आपका तीसरा भी गलत है, तो केवल आंसर ए चला जाएगा और कुछ भी नहीं है। अब समझते हैं मुद्दा क्या है। अभी क्या है, WHO ने वेंसडे को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई कि भाई कैसे भी करके मंकी पॉक्स को हमें रोकना है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लोगों की डेथ हो रही है। ये अपने आप में इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न है, ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, तो हमें इसको रोकना होगा। अब मंकी पॉक्स वायरस की बात करें तो ये एक तरीके की बीमारी जो है ना, ये एक वायरल जूनोटिक डिजीज है जो एनिमल से ह्यूमन में फैलती है। पहला केस इसका आया था 1970 में, अफ्रीका का कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उसमें। वैसे देखा जाए तो मंकी पॉक्स वायरस के दो वेरिएंट्स यहां पर हमें पता है। एक तो वो वायरस जो कि सेंट्रल अफ्रीका से ओरिजिनेटेड है, और दूसरा है वेस्ट अफ्रीका से ओरिजिनेटेड। इसका मतलब पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं इक्वेटोरियल रीजन से, जहां से ये वायरस ओरिजिनेटेड है। सिम्टम्स की बात करें तो इसमें देखो कहीं ना कहीं स्किन पे रैशेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, म्यूकोसल लेजियन, या फिर ये कहो 2 से 4 हफ्तों तक कहीं ना कहीं नाक चलती रहती है।
ठीक है, फीवर, बुखार आना, हेडेक, बदन का दुखना, बैक पेन, एनर्जी लेवल बहुत कम होना, ठीक है, लिम्फ नोड्स में सूजन आना, ये कई इसके सिम्टम्स देखने को मिल जाते हैं। ट्रांसमिशन की बात करें तो ह्यूमन टू ह्यूमन तो इसका ट्रांसमिशन हो ही सकता है, जैसे कि किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के ब्लड या किसी भी तरीके के फ्लूइड के साथ में कांटेक्ट हो जाए तो ऐसे में ट्रांसमिशन हो सकता है। इसके अलावा फेस टू फेस कांटेक्ट अगर हो रहा है किसी इंडिविजुअल जो इन्फेक्टेड है उसके साथ, वो वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू भी हो गया और साथ ही साथ सेक्सुअल कंडक्ट के थ्रू भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। इसके अलावा इनडायरेक्ट मेथड में क्लोथिंग और बेडिंग, मान लो कोई इन्फेक्टेड इंडिविजुअल बेड पे सोया, मंकी पॉक्स से इन्फेक्टेड था और आप उस पे सो गए, आपका मतलब कोई भी XYZ, तो भी उनको बीमारी हो सकती है ये। ठीक है, एनिमल टू पर्सन की बात करें तो ये होता है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, अगर किसी एनिमल को मान लो कि इन्फेक्शन हुआ है और उस एनिमल ने हमें इन्फेक्ट कर दिया, काट दिया, या उसके ब्लड से या किसी भी तरीके के फ्लूइड से हम कांटेक्ट में आ गए, तो भाई वहां पर बीमारी फैलेगी। और दूसरी बात करें तो इसका कोई अभी तक प्रॉपर ट्रीटमेंट है ही नहीं, इसीलिए तो ये इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई गई है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट आपके सामने, मिडिल इनकम कंट्रीज ऑफन स्ट्रगल टू transition to high income status. Statement second, these countries experience the middle income trap where they have developed to certain extent but face challenges in sustaining further growth due to inadequate innovation and structural changes. अब आपको पॉज करके देखना है दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन से सही है, क्या सेकंड वाला स्टेटमेंट फर्स्ट वाले को प्रॉपर एक्सप्लेन कर पा रहा है कि नहीं, और अकॉर्डिंगली अपना ऑप्शन है वो फाइनल कर लो। अब देखो इसका आंसर जो है वो देखो इसमें एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है। पहली चीज तो अभी वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक रिपोर्ट रिलीज होती है जिसमें ये चीज निकल के आती है कि जो मिडिल इनकम कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं हाई इनकम लेवल पे जाने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल का सामना कर रहे हैं, तो ये बात तो एकदम क्लियर है। वहीं दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मिडिल इनकम कंट्रीज के सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो है मिडिल इनकम ट्रैप। इसका मतलब वो एक जाल में फंस गए हैं जिससे बाहर निकल नहीं पा रहे। कारण क्या है कि कहीं ना कहीं उनको इनोवेशन और स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने जो चाहिए वो नहीं ला पा रहे हैं, इस वजह से ये ट्रांजिशन नहीं हो पा रहा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है, पर ये भी तो क्लियर हो रहा है ना कि दूसरा स्टेटमेंट एक तरीके से एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है कि क्यों ये ट्रांजिशन नहीं हो पा रहा है ना, एक तरीके से सपोर्टिव आर्ग्यूमेंट जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में, तो आपका आंसर ए चला जाएगा। अब देखो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। होता क्या है कि वर्ल्ड बैंक की तरफ से अभी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 रिलीज हुई है जिसमें यह बताया गया है कि मिडिल इनकम कंट्रीज की बात करें तो मिडिल इनकम ट्रैप में फंस चुके हैं, जिनका अगर एनालिसिस किया जाए और इंडिया स्पेसिफिक हम बात करें तो हम भी कहीं ना कहीं मिडिल इनकम ट्रैप में फंसे हुए हैं। और नहीं करते भी जो यूएसए में पर कैपिटा इनकम है ना, उसके कंपैरिजन तक पहुंचते पहुंचते हमें 75 साल और लग जाएंगे, जिस तरीके से अभी हमारी ग्रोथ हो रही है। तो कहने का मतलब हमें कहीं ना कहीं इनोवेशन पे काम करना होगा और दूसरा स्ट्रक्चरल चेंजेस या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने होंगे। जिस तरीके से एग्रीकल्चर में रिफॉर्म लाने की बात हुई थी ना, अब ये चीज पता नहीं क्यों इतना बुरा हाल कर गई जिसकी वजह से वो एग्रीकल्चर रिफॉर्म वाले जो लॉज थे उनको विड्रॉ करना पड़ गया। बाकी अगर देखें तो इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से वो पॉजिटिव कहीं ना कहीं कदम थे। हाँ, उनके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो निकल के आई थी वो कंसल्टेशन की थी, बट बाद में ये निकल के आया कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने उस चीज को एकदम क्लियर कहा कि वाकई में ये लॉज विड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं था, कि कहीं ना कहीं कंसल्टेशन प्रॉपर था। पर वो चीजें फिर डाइल्यूट हो गई, गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं प्रेशर में थी, वो सारे फैक्टर्स थे। बट अगेन कहीं ना कहीं हम 75 साल पीछे हैं अगर यूएसए के आज के लेवल की बात हम करें, यहां से ये चीज क्लियर होती है। खैर बात कर लेते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये देखो वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, इसमें क्या बताया है कि कंट्रीज जो कहीं ना कहीं वेल्दियर बनना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं प्लेट्यू लेवल पे पहुंच गए। प्लेट्यू का मतलब क्या हो गया कि ग्रोथ अच्छी ले ली शुरू में और अब कहीं ना कहीं वो ग्रोथ रुकी हुई है ना। जो एनुअल जीडीपी पर पर्सन के हिसाब से अगर देखें तो यूएस डॉलर के हिसाब से देखें ना, तो उसमें वहां पर ज्यादा भी नहीं तो $8,000 आप देखोगे उस लेवल तक अच्छी खासी ग्रोथ अचीव कर चुका है यूएसए, है ना। वहीं पर अगर मिडिल इनकम कंट्रीज की हम बात करें तो वहां पर ज्यादा भी नहीं तो लगभग 34 कंट्रीज ही ऐसे हैं जो कि 1990 के समय से लेकर अभी तक हाई इनकम लेवल में पहुंच पाए हैं। मतलब केवल 34 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने 1990 से लेकर अभी तक प्रोग्रेस की है। बाकी
2023 में हालात कुछ ऐसे थे कि 108 कंट्रीज जो हैं वो मिडिल इनकम कैटेगरी में आते हैं, और उनकी टोटल पॉपुलेशन को अगर देखें तो पूरी पॉपुलेशन दुनिया की है उसका 75% उनमें रहती है, और उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन केवल 40% है। कहने का मतलब पॉपुलेशन बर्डन ज्यादा और जीडीपी कंट्रीब्यूशन है कम। अल्टीमेटली पर कैपिटा इनकम हो गई डेवलप्ड कंट्रीज से बहुत पीछे, इसीलिए वो मिडिल इनकम में है। और इसके पीछे भी लॉजिक बताया है कि क्या कारण है जिसकी वजह से मिडिल इनकम कंट्रीज मिडिल इनकम ट्रैप में फंस गए। तो सबसे पहला कारण तो है पॉपुलेशन का लगातार बढ़ते चले जाना। दूसरा, प्रोटेक्शनिज्म का एक लॉजिक बताया है कि ओपन ट्रेड ना करते हुए कहीं ना कहीं इकोनॉमीज में रिफॉर्म्स नहीं आ रहे, इस वजह से कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, ये जो प्रोटेक्शनिज्म का अप्रोच है ये कहीं ना कहीं एडवांस इकोनॉमीज के द्वारा जो लिए हुए कदम है वो है। कैसे? कि जो मिडिल इनकम कंट्रीज है, सीधी बात, अपना एक्सपोर्ट कहां करेंगे? एडवांस इकोनॉमीज को। अब एडवांस इकोनॉमीज वहां पर अगर अपना रास्ता ही बंद कर देंगे तो फिर एमआईसीज ग्रो नहीं कर पाएंगे, राइट? तो फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट दोनों सही हैं, और सेकंड वाला प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। अगर हम मिडिल इनकम कंट्रीज की बात करें तो वो सीधा सीधा क्या निकल के आता है कि वो कंट्रीज जिनका जीडीपी पर कैपिटा अगर कैलकुलेशन देखी जाए तो वो कितनी आती है, वो आपकी आ जाती है 1136 से लेकर के $13,845, है ना, इस रेंज में आती है एनुअल जीडीपी पर कैपिटा। बट उससे भी अगर कम चले जाते हो तब लीस्ट डेवलप्ड में चले गए, और इस रेंज में आ गए तो फिर उसके बाद में आपके अलग अलग मिडिल में भी फिर लोअर मिडिल अपर इस तरीके से कैटेगराइजेशन होता है। तो इंडिया की कैटेगरी की बात करें तो हम कहीं ना कहीं लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज की कैटेगरी में हैं 2007 के समय से, जहां पर हमारी पर कैपिटा इनकम या फिर ग्रोस नेशनल इनकम पर कैपिटा देखें तो $2545 है एनुअल, जो कि अपने आप में इतनी एडिक्वेट नहीं है। और यूएसए में जितना पर कैपिटा इनकम चल रहा है वहां तक पहुंचने में हमें नहीं करते, आज की पेस से अगर चलते हैं तो 75 साल और लगेंगे। तो ये चीजें अपने आप में बड़ी कंसर्निंग भी है, हमें भी इनोवेशन और स्ट्रक्चरल चेंजेस पर काम करने की जरूरत है। सीधा सिग्नल ये है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एटमॉस्फेरिक रिवर्स। एआरस के बारे में है। इट इज अ प्लूम ऑफ मॉइस्चर दैट मूव्स फ्रॉम पोल टू द ट्रॉपिक्स। Second, it is usually cause heavy precipitation rainfall when it hits land region. आपका जो एटमॉस्फेरिक रिवर है at ARs can carry more moisture than the world's major rivers. करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। पॉज कर लो, सोचो। अब देखो, पानी ले जाने की क्षमता कैसे डेवलप होती है उसके हिसाब से हमें देखना है। ठीक है, हवाओं में जो पानी जाता है मॉइस्चर के फॉर्म में। अब सीधी बात है, अगर यहां पर आप थोड़ा बहुत ज्योग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो हमें पता है कि टेम्परेचर आपको इक्वेटर के पास ज्यादा मिलेगा, पोल के पास मिलेगा कम। तो हवाएं जो हैं वो अगर पोल से इक्वेटर की तरफ आने की कोशिश करेंगी तो ये बताओ वो हवाएं मॉइस्चर वाली होंगी या फिर ड्राई होंगी? भाई सिंपल सी बात है, पोल से आ रही है तो ठंडी हवा, ठंडी हवा के अंदर मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी होती है कम, इसका मतलब उनमें मॉइस्चर की होगी कमी। अब अगर मॉइस्चर की कमी है तो सीधी बात है, क्या पोल से आने वाली हवाएं इतनी जबरदस्त होंगी कि उनके अंदर इतनी मॉइस्चर है जितना कि पूरी दुनिया की नदियां हैं उनसे भी ज्यादा? तो ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन में आया कि नहीं? हमेशा ध्यान रखना है कि हवा जिसके अंदर मॉइस्चर हैंडल करने की क्षमता होगी वो कहीं ना कहीं गर्म एरिया से ओरिजिनेटेड होगी, और यहां पर हम जो देख पा रहे हैं ये चीज एकदम क्लियर यहां से हो भी जाती है। आपका जो ये आप ध्यान से देखो इसमें कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसमें आप नोटिस करोगे कि ये पोल से स्टार्ट होकर ट्रॉपिक्स की तरफ जाती है, नहीं, ट्रॉपिक ट्रॉपिक वाले एरिया से स्टार्ट होकर के फिर पोल की तरफ मूव करती है, ध्यान रखना है हमें। पोल वर्ड मूव करती हैं क्योंकि गर्म हवा है वो इक्वेटर के आसपास या फिर ट्रॉपिकल रीजन से ही ओरिजिनेट होती है और फिर वो पोलवर्ड जाती हैं, और तभी उनमें मॉइस्चर कंटेंट होता है, राइट? तो ये तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम गलत हो गया। फर्स्ट अगर आप गलत एलिमिनेट कर दोगे तो सेकंड एंड थर्ड आपका स्टेटमेंट सीधा चला जाता है। जहां जहां पर भी ये एटमॉस्फेरिक रिवर्स पहुंच जाती है वहां पर अच्छा खासा रेनफॉल कर देती हैं, और अभी मेन लॉजिक ये बताया जा रहा है कि इंडिया में रेनफॉल का यही कारण है ज्यादा होने का, और जो मेजर रिवर्स है ना उनसे भी ज्यादा इनके अंदर मॉइस्चर या पानी की क्वांटिटी होती है, ये भी हमें ध्यान रख लेना है। तो इस तरीके से होती है, देखो किस तरीके से नॉर्थ अमेरिका के कैलिफोर्निया वाले रीजन में जब एटमॉस्फेरिक रिवर इस तरीके से ऊपर मॉइस्चर कंटेंट जो है वो फ्लो होता है रिवर के फॉर्म में, है ना, जो नेकेड आइज से देखना बहुत मुश्किल है। बट यस, जब कभी भी जमीन पे पहुंचती है तो वहां रेनफॉल और फ्लड्स आते रहते हैं, है ना। तो यही चीज अभी हमने नोटिस भी कि इस वजह से कहीं ना कहीं
ये एक पॉइंट बन जाता है कि हमारे देश में भी कई एरियाज में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। ठीक है, एटमॉस्फेरिक रिवर्स की बात करें तो ये प्ल्यूम्स है, मॉइस्चर की बहुत बड़ी एक स्ट्रीम है, जिसमें आप क्या देखते हो कि ये कहीं ना कहीं ट्रॉपिक्स से स्टार्ट होकर पोल की तरफ जाते हैं, है ना। और साथ ही साथ अपने साथ में बहुत तेज हवाएं भी होती हैं इनके, और मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होने की वजह से रेनफॉल भी ज्यादा कर देते हैं, जिससे कई जगहों पर फ्लड्स की सिचुएशन बन जाती है। इसके अलावा देखें तो एआर जो हैं वो कई बार इतना मॉइस्चर लेकर के भी चल देते हैं, जैसे कि हमारी जो बड़ी बड़ी रिवर्स हैं उनका भी वॉल्यूम आपको कम लगे, है ना। इसके अलावा ये जब भी जमीन के पास आती हैं, या फिर वैसे देखा जाए तो आपको पता ना जेट स्ट्रीम भी फ्लो करती हैं। अपर सर्कुलेशन की हम बात करें, अपर एयर सर्कुलेशन की, तो जेट स्ट्रीम के कंपैरिजन में ये कहीं ना कहीं लैंड के ज्यादा क्लोज होती है हाइट में अगर देखा जाए तो। ठीक है, और ओरिजिनेट कहाँ से होती है? वार्म ओशियन रीजन से, बहुत बड़ा ओशियनिक रीजन हो जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, वहीं से तो मॉइस्चर राइज होगी हवा के अंदर, वहां से ये क्रिएट होती है, और जहां कहीं भी पहुंचती है वहां के क्लाइमेट के ऊपर सीधा इंपैक्ट भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थी एटमॉस्फेरिक रिवर्स। चलिए आगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या कह रहा है? राइस कल्टीवेशन इन इंडिया यूजेस अ हायर प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स कंपेयर टू व्हीट। स्टेटमेंट सेकंड, द हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कंजम्पशन इन राइस कल्टीवेशन इज ड्यू टू इट्स लो नाइट्रोजन एफिशिएंसी कंपेयर टू अदर सीरियल्स। ठीक है जी, आपको पॉज करना है, दोनों स्टेटमेंट में देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या सेकंड वाला फर्स्ट वाले को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हमारे देश में जितना हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज करते हैं उसका जितना वीट में यूज होता है उसके कंपैरिजन में हम चावल में ज्यादा यूज करते हैं। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, बताओ ये बात सही है कि गलत। दूसरे में ये पॉइंट आ रहा है कि हमारे यहाँ पे जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की जो कंजम्पशन है चावल की खेती में वो ज्यादा है, क्योंकि चावल का जो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है वो कहीं ना कहीं बाकी दूसरे खाद्यान्नों से कम होता है। अब बताओ दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं सही गलत? देखो इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं और सेकंड वाला सपोर्ट कर रहा है। कैसे? हमारे यहाँ पर जो चावल की खेती होती है सीधी बात है उसमें नाइट्रोजन का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, यूरिया बहुत डाली जाती है। तो सबसे पहला कारण तो यह है कि चावल वाकई में नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी में बहुत ही पुअर परफॉर्म करता है। ठीक है, जितनी आप चावल के अंदर नाइट्रोजन डाल दो उसका 70% के लगभग तो केवल वेस्ट चला जाता है, 30% के लगभग यूटिलाइज होता है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारे देश में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर जितना वीट में यूज होता है उसके कंपैरिजन में चावल में ज्यादा यूज होता है। तो स्टेटमेंट्स एकदम सही है, और दूसरा स्टेटमेंट फर्स्ट को एकदम परफेक्टली सपोर्ट भी कर रहा है। तो आंसर आपका ए चला जाता है कि दोनों स्टेटमेंट सही है। सेकंड एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट फर्स्ट। अब देखो क्या कारण है, अभी क्या इंडियन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है कुछ नेचुरल वेरिएशंस को, कि किस तरीके से हमारे देश में जो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है चावल की वो वेरी करती है, अलग अलग ट्रेड्स अलग अलग जीन्स के चलते हैं। अब देखो हमें थोड़ा बेसिक को समझना जरूरी हो जाता है कि ये जो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब सिंपल सा होता है कि आपने जितना नाइट्रोजन कंटेंट डाला है, यूरिया जितनी डाली है, उसका यूटिलिटी कितना हो रहा है। ठीक है, नाइट्रोजन का कितना यूज किया जा रहा है ग्रेन के द्वारा। तो जब फर्टिलाइजर हमने डाला तो उस फर्टिलाइजर का एक हिस्सा है वो तो क्या होगा, ग्रेन बनाने में काम आ जाएगा, बाकी आपको पता है ये पूरा प्लांट जो बनता है उसकी ग्रोथ में काम आ जाता है। इसके अलावा जो बचा हुआ पोर्शन है वो कहीं ना कहीं पानी के साथ मिलकर के बह के निकल जाता है, या फिर मिट्टी के अंदर लीच करके नीचे चला जाता है, या फिर एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है नाइट्रोजन गैस के तौर पे। और जो बचा हुआ पोर्शन है वो यूज हो ही जाता है नाइट्रोजन की तरह ग्रेन डेवलपमेंट में। तो जितना ग्रेन में यूज होता है उसके कंपैरिजन में एक्चुअल में आपने अप्लाई कितना किया था फर्टिलाइजर, वही नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है। और हमारे यहां पर नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बहुत कम है, या फिर चावल की बात करें तो वो कम है। कितनी कम है वो यहां से आपको समझ में आ जाएगी कि जब आप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर डालते हो चावल में तो 70% तो देखो एनवायरनमेंट में घुल जाता है, रिमेनिंग 30% है वही नाइट्रोजन यूज होती है राइस के ग्रेन को डेवलप होने में। तब आप समझ सकते हो ना कि 1 किलो में से 700 ग्राम तो वेस्टेज जा रहा है नाइट्रोजन का। अब वह जाकर के क्या करेगा, एनवायरनमेंट में हेल्थ के लिए और क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूट करेगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मिट्टी को भी खराब करते हैं एक्सेस में होने की वजह से। तो ये एक बहुत बड़ा लॉजिक जो है वो निकल के आ रहा है।
अगर ये नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी 1 के लगभग हो जाए, इसका मतलब जितना फर्टिलाइजर के लिए फर्टिलाइजर यूज किया उतना ही आपने ग्रेन डेवलपमेंट में अप्लाई होते हुए देखा, तो वो चीज फिर कहीं ना कहीं आउटकम अच्छा दे देती है। पर यहां पर प्रॉब्लम कहां आती है कि आपने फर्टिलाइजर अप्लाई किया 1 किलोग्राम, यूज हो रहा है आपका 300 ग्राम, बाकी 700 ग्राम खराब जा रहा है। तो ऐसे में आप क्या करते हो कि ज्यादा उत्पादन को बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन की आप सप्लाई भी बढ़ा देते हो, यूरिया की क्वांटिटी बढ़ा देते हो। ऐसे में फिर बाद में और ज्यादा नाइट्रोजन का कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो यही तो सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है ना कि हमारे यहां पर नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी जो है चावल की वो कम है, इसलिए हमें कहीं ना कहीं ज्यादा नाइट्रोजन डालना पड़ता है चावल की खेती में एज कंपेयर टू व्हीट एंड अदर सीरियल्स। तो ये एकदम क्लियर होगी बात आपको। अब देखो हो क्या रहा है, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया, वैसे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं। सेकंड स्टेटमेंट भी मुझे लगता है मोर और लेस क्लियर है। अच्छा, हमारे देश में जितना नाइट्रोजन यूज होता है ना फर्टिलाइजर के तौर पे, उसका 69% तो केवल और केवल सीरियल्स खाद्यान्न के लिए यूज होता है, जिसमें चावल अकेला 37% और दूसरे नंबर पर गेहूं का नंबर आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं, ध्यान रखें इनको, मेमोराइज कर लेना भाई इनको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Consider the following statements about the World Craft City. The World Craft City initiative was established by World Craft Council International WCCI in 2014. Cities are granted WCC status based on their commitment to craftsmanship, cultural heritage, and sustainable practice. Third, in India, Srinagar is the only city that has been awarded the prestigious WCC status. अब अपने को ये 3 स्टेटमेंट देखने हैं, पॉज कर लो और आपको करेक्ट आंसर है वो चूज कर लेना है। अब देखो यहां पर हम नोटिस करें तो आपके सामने ये थर्ड स्टेटमेंट है ना, ये एक्सट्रीम जा रहा है। क्या बोला जा रहा है कि इंडिया में केवल श्रीनगर ऐसी सिटी है जिसको प्रेस्टिजियस WCC का स्टेटस मिला हुआ है, मतलब वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का स्टेटस मिला हुआ है। क्या अकेली है क्या? अरे नहीं भाई, 3 को ऑलरेडी मिला हुआ है, श्रीनगर तो अभी रिसेंटली चौथा बना है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। और तीसरा जैसे ही गलत होगा तो आपका आंसर है वैसे ही चला गया। फर्स्ट स्टेटमेंट एकदम सही है। वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का जो मैकेनिज्म है ये वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा स्टार्ट किया गया 2014 में। इसका मेन काम क्या है कि दुनिया में जो भी क्राफ्टमैनशिप है, हाथों से बनाए हुए, जो आप कह सकते हैं ना कि हस्तशिल्प है, उसको बढ़ावा दे, हमारी कल्चरल हेरिटेज को मेंटेन करके रखे, लंबे समय तक चला करके रखे, ये प्रैक्टिसेस जिन सिटीज में चल रही हैं उन्हीं को हम WCC का स्टेटस देते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट एकदम परफेक्टली राइट है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ऐसे में WCC ने अभी श्रीनगर को भी इंक्लूड कर लिया, इसलिए ये न्यूज में आ जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि WCC का ये मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहली चीज, इसको 2014 में मैकेनिज्म को स्टार्ट किया था। कंट्री जहां से ओरिजिनेट हुआ ये कुवैत है। इसके अलावा इसमें मेन फोकस रहता है कि लोकल सरकारें या आर्टिशंस या फिर जो कम्युनिटी लेवल के एफर्ट्स जिनके द्वारा कल्चरल हेरिटेज को मेंटेन किया जा रहा है, जिसके द्वारा हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट किया जा रहा है, क्राफ्ट्समैनशिप को प्रमोट किया जा रहा है, राइट। साथ ही साथ जिन सिटीज के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस आता है उनको क्राफ्ट सिटी का स्टेटस दिया जाता है, जिससे कि उन सिटीज को देख करके दूसरी सिटीज भी एनकरेज हो कि हाँ भाई वो भी अपनी ट्रेडिशन अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट डालें। और ये जो लीगल स्टेटस की बात करें तो WCC एक तरीके से रजिस्टर्ड है बेल्जियम के अंदर इंटरनेशनल एसोसिएशन विदाउट ल्यूक्रेटिव पर्पज AISBL के अंडर में। इसका मतलब ये अपने आप में एक लीगल स्टेटस लेकर के चलने वाला टैग है WCC, अगर किसी सिटी को मिलता है तो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के नाम से, राइट। ये जो स्टेटस है इसलिए दिया गया है कि एक नॉन प्रॉफिट नेचर का है। इसमें मेन टारगेट है कि कैसे भी करके किसी भी एरिया की लोकल कल्चर प्रिजर्व रहे, प्रोटेक्टेड रहे और लंबे समय तक चलती जाए। और आप ध्यान रखें कि जब कल्चर और इनकी बात आती है तो यूनेस्को से कैसे दूर रह सकते हो। यूनेस्को ने भी एक कंसल्टेटिव स्टेटस दिया हुआ है WCC की जो एंटिटी है जिसका नाम है वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल इंटरनेशनल WCCI को, ठीक है। इसके अलावा वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल रीजन की बात करें तो देखो इन्होंने अलग अलग एरियाज में पूरे वर्ल्ड को डिवाइड कर रखा है। टोटल 5 एरियाज हैं, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, यूरोप, लैटिन अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। इन रीजन्स का काम क्या है भाई? सीधी बात है, पूरी दुनिया को इकट्ठा अगर टैकल ना कर पाना पॉसिबल हो पा रहा है तो ऐसे में डिवाइड करके ज्यूरिसडिक्शनल एरियाज को डिवाइड करके आराम से काम किया जा सकता है। इस क्राइटेरिया में इंक्लूड करने के लिए क्या क्या चीजें देखी जाती हैं? सबसे पहली चीज, किस तरीके से क्राफ्ट को प्रिजर्व किया जा रहा है, कल्चर को प्रिजर्व किया जा रहा है। दूसरा, आर्टिसंस के लिए क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं कि नहीं। और तीसरा, कितनी पुरानी प्रैक्टिसेस को आप कंटिन्यू करने में सक्सेसफुल हो और कितनी पुरानी प्रैक्टिसेस को आप फॉलो कर रहे हो।
तो ये क्राइटेरिया है जिनको ध्यान रख करके रखा जाता है। श्रीलंका इंडिया की तरफ से चौथी सिटी बन गई है जिसको WCC का टैग मिला है। पहले जो 3 सिटीज हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक है जयपुर, एक मल्लापुरम और तीसरा मैसूर, और अब चौथा आ गया आपका श्रीनगर। तो आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग स्टैंडर्डाइज्ड प्रेसिपिटेशन इंडेक्स। It is used for estimating wet or dry conditions based on precipitation variables. The index became positive during the severe drought condition and negative during wet conditions. The standardized precipitation index SPI calculation requires a long-term precipitation record. करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज कर लेना, पॉज करो और आंसर दो। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये जो एसपीआई है इससे आपको ड्राई और वेट कंडीशंस के बारे में पता पड़ता है कि हाँ भाई कहीं पर बरसात, रेनफॉल या फिर हम कहें जो भी पानी गिर रहा है एटमॉस्फेयर से, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में गिरे या फिर लिक्विड फॉर्म में, तो उसको प्रेसिपिटेशन देखते हैं, तो उसके वेरिएशन के बारे में आइडिया देता है। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जब सूखा पड़ता है तब इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है एसपीआई की, और जब बरसात या फ्लड्स अच्छी खासी रहती है तब नेगेटिव आती है। तो इसको थोड़ा रिवर्स करना पड़ेगा, जब सीवियर ड्रॉट्स होते हैं तब ये नेगेटिव होता है और जब वेट कंडीशन होती है तब पॉजिटिव होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत। तो दूसरा अगर आप क्रॉस करोगे तो आपका आंसर तीसरा भी ऑटोमेटिकली सही हो जाता है। ये लॉन्ग टर्म प्रेसिपिटेशन रिकॉर्ड को देख करके फिर डिफाइन किया जाता है। सो द पॉइंट इज कि ये कहीं ना कहीं हमारे सामने ये 3-4 स्टेटमेंट्स बन जाते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर चला गया यहां पर सी। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते, एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं कि कहां पर किस तरीके से क्या काम हो रहे हैं। ठीक है, देखो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने क्या किया है कि अभी रिसेंटली एक तरीके से आईएमडी ने प्रेसिपिटेशन और ड्रॉट से रिलेटेड स्टडी की और इसमें इंडिया का जो एसपीआई है उसके ऊपर काम किया और एक ट्रेंड सेट किया कि भाई किस तरीके से कहां पर कैसी रेनफॉल हमें देखने को मिल रही है, हमारे देश में कैसी क्लाइमेटिक कंडीशन देखने को मिल रही है। तो जहां पर भी एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशन मिल रही है उनकी बात की जाए तो उनमें आप देखो कि 2021 के साल में जिस एरिया में रेनफॉल अच्छा रहता है, नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, वहां पर रेनफॉल कम मिला है। इसके अलावा वेस्ट बंगाल की बात करो, सिक्किम, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यहां पर आपको रेनफॉल और प्रेसिपिटेशन आपको कम देखने को मिलेगा एज कंपेयर टू नॉर्मल टाइम्स। तो ये अभी लेटेस्ट जो एसपीआई रिलीज हुआ है 2021 के लिए, उसकी डेटा हम यहां पर बात कर रहे हैं। एसपीआई है क्या वो हमने स्टेटमेंट्स में देख लिया। ये बेसिकली एक ऐसा इंडेक्स है जिसके अंदर हमें ड्राई एंड वेट कंडीशंस के बारे में पता पड़ता है। दूसरा, जब ड्राई कंडीशन होती है तो नेगेटिव और जब वेट कंडीशन होती है तो पॉजिटिव इसकी वैल्यू आती है। और ये लॉन्ग टर्म प्रेसिपिटेशन रिकॉर्ड कम से कम 30 साल की पूरे डेटा को एनालाइज करता है, फिर उसके बाद में अपना डेटा देता है। टाइम स्केल की बात करें तो ये 1, 2, 3, 6, 9, 12, 24, 36, 48, 60 और 72 मंथ के हिसाब से पूरी कैलकुलेशन अपनी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इस तरीके से एसपीआई जो है ये हमें आइडिया देता है कि वाकई में लॉन्ग टर्म प्रेसिपिटेशन पैटर्न क्या रहा। राइट, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वक्फ। ओके, वक्फ इज अ प्रॉपर्टी डेडिकेटेड इन द नेम ऑफ गॉड फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पसेस। सेकंड स्टेटमेंट, वक्फ प्रॉपर्टी कैन बी सोल्ड एंड दे आर ट्रांसफरेबल। ध्यान से पढ़ना। थर्ड, both Muslim and non-Muslims can create a waqf if they follow Islamic principles. इसका मतलब आपके पास में 3 स्टेटमेंट्स हैं। अब आपको इसमें जो भी करेक्ट स्टेटमेंट लगता है वो आपको फाइनल कर लेना है। देखो इसमें अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट पे नजर डालेंगे ना तब एकदम प्रॉपर स्टेटमेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है कि चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पजेस के लिए जो भी प्रॉपर्टी डेडिकेट करती जाती है, इंडिविजुअल्स के द्वारा डोनेट कर दी जाती है, उसी को फिर वक्फ बोल दिया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फिर हम बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की। तो देखो सोल्ड करना, ट्रांसफर करना, ये मोर और लेस वक्फ में अलाउड नहीं है। तो कहने का मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फिर बात कर लेते हैं मुस्लिम और नॉन मुस्लिम्स के द्वारा ये दिया जा सकता है अगर वो इस्लामिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, बिल्कुल ठीक है। वैसे देखा जाए तो दूसरा स्टेटमेंट अगर आपका क्लियर है कि गलत है तो यहां से आप आराम से आंसर बी पे पहुंच जाओगे। ठीक है, अभी क्या है न्यूज, वक्फ बोर्ड में आपको पता है वक्फ अमेंडमेंट बिल है वो इंट्रोड्यूस हुआ पार्लियामेंट में, तो उसको लेकर के कई कंट्रोवर्सीज निकल के आ रही है, जिसमें एक पॉइंट ये भी निकल के आ रहा है कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है
वो प्राइवेट होती हैं या फिर सेल्फ एक्वायर्ड होती हैं, जो किसी इंडिविजुअल के द्वारा एक तरीके से जो इस्लाम का फॉलोअर है उसके द्वारा डोनेट कर दिया जाता है ना। तो पॉइंट यहां पर ये आ जाता है कि जो मुस्लिम या इस्लाम को फॉलो करने वाला इंडिविजुअल है उसके द्वारा डोनेटेड जो प्रॉपर्टी है वो तो अपने मन में आए जिस तरीके से वक्फ में कन्वर्ट करवा सकता है, बट वहीं दूसरी तरफ नॉन मुस्लिम के द्वारा अगर दी जा रही है तो उसको फिर भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि वेरिएशन में लाया जा सकता है। तो मोटी बात यहां पर ये कही जा रही है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये चीज मिसअंडरस्टूड कर गई है कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो प्राइवेट और सेल्फ एक्वायर्ड ना होकर के पब्लिक होती है। तो इस पॉइंट को यहाँ पर थोड़ा सा एक हाईलाइट किया गया है। तो हमारे लिए वक्फ वाला जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंटेक्स्ट तो इंपॉर्टेंट है ही खैर, पर हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि वक्फ क्या होता है। ये बेसिकली वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि गॉड एंड रिलीजन के नाम पर या चैरिटेबल पर्पजेस के लिए, अपने समाज के भलाई के लिए एक तरीके से डेडिकेट की हुई प्रॉपर्टीज होती हैं। लीगल डेफिनेशन की बात करें तो ये एक तरीके से परमानेंट डेडिकेशन है मुस्लिम्स के द्वारा मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी भी, जमीन भी हो सकती है, कोई भी XYZ आप चीज अपनी तरफ से डेडिकेट कर सकते हैं। ठीक है, मुस्लिम लॉज के हिसाब से वो कहीं ना कहीं रिलीजियस चैरिटेबल पर्पजेस के लिए फिर वो रिकॉग्नाइज भी हो जाए और उसमें यूज भी हो। अब जैसे हमारे अगर यहाँ के प्रोविजंस की बात करें या वक्फ का जो प्रोविजन है उसकी बात करें तो मॉस्क, स्कूल्स और शेल्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं नीड में रहते हैं इस तरीके के सपोर्ट में, तो इस तरीके से सपोर्ट दिया जा सकता है वक्फ के आधार पर। ठीक है जी। इसकी दूसरी हमने बात की कि भाई ट्रांसफरेबल है कि नहीं। नहीं जी, ट्रांसफरेबल नहीं है। एक बार कोई प्रॉपर्टी वक्फ बन गई तो वो नॉन ट्रांसफरेबल हो जाती है। ठीक है, वो फिर बाद में गॉड के नाम पर ही चैरिटेबल एक्ट्स के लिए यूटिलाइज होगी, समाज के भले के लिए यूज होगी। ठीक है जी। टाइप कितने हैं? पब्लिक, प्राइवेट, दो तरीके की हो सकती है। पब्लिक का मतलब सीधी बात है चैरिटेबल एंड्स के लिए किसी भी तरीके से उसको यूज किया जा सकता है। और वहीं पर आप देखो प्राइवेट वक्फ की बात करें तो जो प्रॉपर्टी ऑनर है उनके डिसेंडेंट्स, उनको उसका बेनिफिट मिलता रहता है। इस तरीके से हो गया कि हाँ भाई है तो रिलीजियस पर्पज से डेडिकेटेड प्रॉपर्टी, बस बट उससे बेनिफिट उसी को होगा जो जिस इंडिविजुअल के द्वारा डोनेट या डेडिकेट की हुई प्रॉपर्टी है उसी के डिसेंडेंट्स हैं, उन्हीं के सक्सेसर्स हैं। राइट। तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि भाई वक्फ का मतलब क्या है? भाई सीधी बात है, द क्रिएटर जिसको बोलते हैं वाकिफ, उसके द्वारा बहुत सोच समझ करके जब अपनी प्रॉपर्टी, जब उसकी प्रॉपर्टी का अधिकार उसके पास में है लीगल मैनर में, तो ही वो एक तरीके से वक्फ के तौर पे प्रॉपर्टी डेडिकेट कर सकता है। और वो मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों कर सकते हैं। सब पॉइंट इतना सा है कि हाँ जी इस्लामिक प्रिंसिपल्स के आधार पर काम हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कैपिटल गेन्स। Capital gains tax is levied on profit arising from the sale of capital asset. दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? The holding period for listed securities to be considered a long term capital asset is 5 year. करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना है। देखो इसका अगर एनालिसिस देखें तो कैपिटल गेन्स टैक्स क्या है? भाई सीधी बात है, आपने कोई प्रॉपर्टी या कोई एसेट परचेज किया और वो एसेट को फिर उसके बाद में आपने सेल किया, तो परचेज और सेल के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका गेन है और उसी गेन के ऊपर फिर आपको टैक्स लगता है। तो ये तो स्टेटमेंट एकदम सही है। दूसरा पॉइंट ये बोला जा रहा है कि कहीं पर भी अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल को होल्ड किए करने की बात की जाए, पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं लिस्टेड सिक्योरिटीज, जो ये शेयर मार्केट का की हम बात कर रहे हैं ना, जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड है एंड लिस्टेड है स्टॉक में, स्टॉक मार्केट में इनमें। तो पॉइंट यहां पर ये आता है कि क्या उनको 5 साल तक रखने का प्रोविजन है, तभी आप उसको सेल करके अपनी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो यहां पर ये स्टेटमेंट हो जाता है गड़बड़। अगर लिस्टेड सिक्योरिटी या लॉन्ग टर्म कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि लंबे समय तक आप मतलब वही कि इन्वेस्टमेंट किया है लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, बट उसको आप मान लो कोई इमरजेंसी आ गई, आप सेल करना चाहते हो, तो आपको कितने टाइम बाद में सेल करना होगा? अगर वो लिस्टेड सिक्योरिटी है तो भाई आपको कम से कम 1 साल उसको होल्ड रखना पड़ेगा, और अदर एसेट्स हैं तो 2 साल तक। समझ गए? तो इस तरीके से 5 साल वाला स्टेटमेंट गड़बड़ हो जाता है। तो आंसर आपका ए चला जाता है यहां पर। अब समझते हैं पूरा डिटेल में होता क्या है कि 2024 का अभी बजट सेशन चल रहा है, उसमें फाइनेंस बिल 2024 है, उसको लोकसभा ने पारित कर दिया है। तो उसमें क्या किया गया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है, जो रियल एस्टेट, जैसे मान लो किसी जमीन में या किसी प्रॉपर्टी में आपने इन्वेस्ट किया है, वहां से जो कैपिटल गेन हो रहा है उसके ऊपर जो टैक्स है उसको कहीं ना कहीं रिलैक्स किया गया है। ठीक है, इसको लेकर के बैकलैश भी बहुत हुआ था गवर्नमेंट का, बट अल्टीमेटली थोड़ा सा चेंजेस कर दिए गए हैं उसके अंदर।
कैपिटल गेन्स क्या है भाई? सीधी बात है, आपने कोई एसेट खरीदा, कोई बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी, वही आपकी कैपिटल है। फिर अब वो प्रॉपर्टी भी हो सकती है, कहीं शेयर भी हो सकते हैं, राइट? फिर उसके बाद में आपको प्रॉफिट अर्न करना है या कोई मजबूरी आ गई तो आप सेल करके अपना पैसा निकाल सकते हो, और वो भी चलते हुए भाव में। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आती है कि मान लो आज आपने कोई कैपिटल परचेज कर ली और आपको बेचनी है 5 साल बाद में, ठीक है? तो ऐसे में आप सेल करोगे 2029 में। तो मोटी बात ये आ रही है कि आज के भाव और 2029 के भाव हमें देखने होंगे कि वहां पर इन्फ्लेशन का कितना इंपैक्ट आ रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में परचेज किया हुआ जो आपका अमाउंट था उसको टैग कर दिया जाता है इन्फ्लेशन के साथ में, कि हाँ भाई जो भी इन्फ्लेशन चलेगी उसके अकॉर्डिंग वो परचेज प्राइस है वो भी कंटिन्यू वेरी करती जाएगी। नो डाउट आपने पेमेंट के टाइम पे एक फिक्स अमाउंट पे किया था, बट जो परचेज वैल्यू है वो लगातार बढ़ती जाएगी कि हाँ जी आज अगर ये प्रॉपर्टी खरीदी जाती है उस इंडिविजुअल के द्वारा तो कितनी होती। अब आप क्या करोगे कि 5 साल बाद में उस प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हो 2029 में, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2029 में जो सेल की जा रही है, जिस रेट के ऊपर आप उस एसेट को सेल कर रहे हो, उसमें से आपने जो खरीदारी के टाइम पे पैसा लगाया था और इन्फ्लेशन का सेट इंडेक्स, इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया उसके साथ में, फिर जो डिफरेंस आ रहा है ना उसी पे आपका टैक्स लगेगा। ये मेन प्रोविजन है। अब यहां पर आपने क्या किया कि परचेज जब किया था आपने, परचेज प्राइस है उसको आपने इन्फ्लेशन के साथ में सेट कर दिया, इसी को बोलते हैं इंडेक्सेशन। इससे क्या होता है कि मुनाफा इतना भारी नहीं लगता कि पता नहीं कितने पैसे कमा लिए। अरे भाई वो पैसे कहीं और इन्वेस्ट करता तो भी तो इन्फ्लेशन के आधार पर कुछ ना कुछ कन्वर्जन हो ही जाता है ना। तो पॉइंट यहां पर है कि आपने परचेज जिस रेट के ऊपर जिस प्राइस पे किया उसको आप इन्फ्लेशन के साथ में सेटल कर देते हो, उसको इंडेक्सेशन बोल देते हैं। और फिर उसके बाद में उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड जब भी आपको बेचना है तब आप बेच रहे हो, तो बेचते टाइम पे जो कमाया और इन्फ्लेशन के साथ एडजस्टेड आपकी जो प्राइस थी परचेजिंग प्राइस, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उस पर आपका फिर टैक्स लगता है। ठीक है, तो इंडेक्सेशन क्या होता है कि इस तरीके से टैक्सेबल कैपिटल गेन को थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है। नहीं तो मानो 5 रुपए की कोई प्रॉपर्टी है या 5 लाख 5 हजार करोड़ जो भी आप मानो ना, उसको आपने 2029 में 10 रुपए में सेल कर दिया, तो डिफरेंस सीधा क्या दिख रहा है, यार 5 रुपए कमा लिया। और भाई इन्फ्लेशन भी कितनी हो गई वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो अब आप इन्फ्लेशन को थोड़ा सा एडजस्ट कर दोगे तो एक्चुअल में मुनाफा अगर दिखेगा ना, तो वो आपको मोटा मोटा फिगर दिखेगा कि हाँ जी ये तो 2 रुपए का ही मुनाफा हुआ है, 1 रुपए का ही मुनाफा हुआ है। तो वो टैक्स जो लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो 2 या 1 रुपए पे ही लगेगा। समझ गए? इस तरीके से चलता है। तो कैपिटल गेन टैक्स है ये प्रॉफिट जो होता है उसी के ऊपर लगने वाला टैक्स होता है। और होल्डिंग पीरियड की हम बात करें तो अगर लिस्टेड सिक्योरिटी है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए होल्डिंग पीरियड होता है कम से कम 1 साल। और आप देख सकते हो कि दूसरे एसेट्स हैं तो उनके अंदर आपको 2 साल तक होल्ड करके रखना होता है। आई बात समझ? चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब प्रोटोटाइप पैथोजेंस? प्रोटोटाइप पैथोजन, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? Pathogens selected to serve as a model for fundamental research within a family of virus or bacteria. Second, pathogens that are the first to be identified in a new outbreak. Third, pathogens that have been previously responsible for global pandemics. D, pathogens that are used as reference point for developing vaccine and treatments against similar disease. बताओ भाई कौन सा आंसर है? पॉज करके अपनी तरफ से रेडी कर लो आंसर। देखो इसका स्ट्रेट आंसर है ना ए वाला है। कैसे है? नाम आ रहा है प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप को मतलब एक आप तरीके से मॉडल की बात कर रहे हो जिसको देख करके आप फर्दर डेवलपमेंट्स कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रोटोटाइप पैथोजन वो होते हैं, पैथोजन मतलब वो जो बीमारियां फैलाते हैं ना, वायरस बैक्टीरिया कुछ भी हो सकता है, तो उनका एक आप ऐसा मॉडल या ऐसा सेलेक्टेड पार्ट ले लेते हो। मान लो कोई फैमिली है वायरस की, उसमें से एक वायरस आपने निकाल लिया और उस वायरस को इस तरीके से सेलेक्ट किया कि वो बाकी वायरसेस को टैकल करने में भी अगर उस वायरस पर रिसर्च हो जाए तो हेल्प हो जाएगी। तो इस तरीके से जो सेलेक्टेड पैथोजन होगा, बैक्टीरिया हो चाहे वायरस हो, वही आपका प्रोटोटाइप पैथोजन कहलाता है। तो हो क्या रहा है, क्या है मुद्दा? देखो डब्ल्यूएचओ के द्वारा अभी देखा जाए तो रिसेंटली पैथोजन प्रायोरिटाइजेशन रिपोर्ट डेवलप की गई है, रिपोर्ट रिलीज की गई है, जिसमें कहा गया है कि एक फैमिली अप्रोच रखी जाएगी। फैमिली अप्रोच का मतलब कि वायरसेस जो हैं उनकी कुछ ना कुछ ट्रेट्स होते हैं जो कि उनको बाकियों के साथ मिला करके एक फैमिली ग्रुप बना देते हैं। तो ऐसे में उस फैमिली में से एक वायरस को निकाल करके उस पर अच्छे से रिसर्च हो जाए, उससे उसको ट्रीट करने से रिलेटेड वैक्सीन हैं, उससे बचने के तरीके हैं, वो हमने डेवलप कर लिए, तो बाकी वायरस जो हैं उस फैमिली के उनको टैकल करने में भी हेल्प कर जाएगा क्योंकि मोरलेस ट्रेट उनका सेम सा है। तो इस तरीके से प्रोटोटाइप पैथोजन के ऊपर अपने आप में इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज हुई है।
क्या होता है, आई गेस आपको समझ में आ गया। मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम आपको आएगी इसको समझने में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। रिवर दी हुई है, उसकी ट्रिब्यूटरी और इंटरलिंकिंग कौन से के साथ हो रही है वो बताई जा रही है। रिवर का नाम है वेनगंगा, ट्रिब्यूटरी बताई जा रही है कि गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, और इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट जो है वो नालगंगा रिवर के थ्रू किया जा रहा है। देखो भाई सही है गलत। दूसरा है कि रिवर है नालगंगा, ट्रिब्यूटरी है ये पूर्ण तापी रिवर की, और इसमें इंटरलिंकिंग जो की जा रही है वो कालीसिंध रिवर के थ्रू की जा रही है। बताओ भाई सही है गलत। नेक्स्ट है पार्वती रिवर जो कि कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और इसमें इंटरलिंकिंग काम किया जा रहा है वो कृष्णा रिवर के थ्रू किया जा रहा है। करेक्टली मैच पेयर कितने हैं काउंट करो और आंसर अपने अकॉर्डिंग दे दो। पॉज कर लो भाई और सोच लो। देखो इसमें सीधा सा पॉइंट है कि अभी रिसेंटली क्या होता है महाराष्ट्र में, विदर्भा में, जिस तरीके से आपको पता है ना रेनफॉल कम रहता है, सूखा पड़ता है, तो वहां पर किसान सुसाइड करते हैं। तो उसको टैकल करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से एक प्लान तैयार किया गया है कि वेनगंगा और नालगंगा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाए। वैसे वेनगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, गोदावरी की, ठीक है, और नालगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, पूर्णतापी की, पूर्णातापी जो कि तापी रिवर में जाके गिरती है फिर अल्टीमेटली। सो द पॉइंट इज कि फर्स्ट पेयर जो है ना तीनों का ये एकदम परफेक्ट है, जिसमें वेनगंगा ट्रिब्यूटरी है गोदावरी की और उसमें इंटरलिंकिंग काम जो होगा वो नालगंगा के थ्रू होगा। बाकी ये दोनों जो ऑप्शंस हैं ये दोनों गड़बड़ है, ठीक है। कैसे, नालगंगा पूर्ण तापी की तो है, पूर्णा तापी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, बट काली सिंध तो राजस्थान में फ्लो करती है ना। पार्वती रिवर की बात करें तो ये राजस्थान की है, बट यहां पर आप कावेरी और कृष्णा को लेकर के आ गए, तो ये मामला गड़बड़ है। तो इस तरीके से सिर्फ एक पेयर, आंसर ए आपका सही है। अब देखो इसमें क्या है पूरा मुद्दा। अभी क्या है कि इरिगेशन की फैसिलिटी बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा एक अप्रूवल दे दिया गया है कि वेनगंगा और नालगंगा रिवर का जो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है उसको हम आगे बढ़ाएंगे, उस पर काम करेंगे, जिससे क्या होगा कि महाराष्ट्र का जो विदर्भ रीजन है जो सेंट्रल इंडिया वाले पार्ट में आ जाता है, वहां पर पानी की फैसिलिटी अच्छी हो सके, क्योंकि वहां पर किसान जो हैं वो बहुत ज्यादा डेट ट्रैप में आने की वजह से सुसाइड कर लिया करते हैं, क्योंकि फसल फिर रिटर्न अच्छे से नहीं दे पाती है। तो ऐसे में फर्स्ट ड्रॉ है वो एकदम प्रॉपर्ली मैच्ड है, मैंने आपको बता दिया, इसमें मुझे लगता नहीं आपको कोई प्रॉब्लम होगी। वहीं पर नालगंगा पूर्णा तापी की ट्रिब्यूटरी है, बट अगर देखा जाए तो यहां पर नालगंगा का यूज हो रहा है वेनगंगा और गोदावरी, वेनगंगा के साथ में इंटरलिंकिंग के लिए, तो मैंने बता दिया था आपको। वहीं पर पार्वती, चंबल और काली सिंध, ये इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है ना, ये बेसिकली राजस्थान का है, जबकि कृष्णा, क्या नाम था दूसरा आपका, कावेरी, ये तो फिर साउथ इंडिया की तरफ चली गई, इंडिया के सदर्न पार्ट में। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो वो पेयरिंग में दो ही पेयर अच्छे थे, ठीक है, प्रॉपरली मैच थे, आई मीन इन इन अनमैच थे, एक ही प्रॉपर मैच था। ये राजस्थान का जो पार्वती काली सिंध चंबल नेटवर्क वाला जो प्रोग्राम है, ये राजस्थान के 13 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स को फैसिलिटेट करेगा, जिसमें राजस्थान का ये जो मालवा रीजन है, मालवा का एक्सटेंशन हाड़ौती, ठीक है, जिसमें आपका आ जाता है कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, इसके अलावा मध्य प्रदेश वाला एरिया आ गया चंबल रीजन के आसपास में। तो कुल मिला के 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन के ऊपर ये इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप करने का ही प्रोजेक्ट है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, याद रख लेना भाई, स्टेट वाइज भी थोड़ा सा मैच करके चलना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कस्तूरी कॉटन भारत प्रोग्राम। इट इज ए कोलैबोरेटिव एफर्ट by Ministry of Textile, Cotton Corporation of India and Cotton Textile Export Promotion Council. सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ब्लॉकचेन इज यूज टू एंड ट्रेसिबिलिटी ऑफ कस्तूरी कॉटन भारत टैग बेल्स अक्रॉस सप्लाई चेन। करेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना, पॉज कर लो, बता दो भाई क्या है। देखो ये दोनों स्टेटमेंट्स एकदम परफेक्ट है। आपको पता है हमारे देश में कॉटन बढ़िया क्वालिटी का होता है, तो उसको हम इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोजर देना चाहते हैं, तो उसके लिए ये प्रोग्राम है कस्तूरी कॉटन भारत प्रोग्राम। अब इसमें क्या है कि कॉटन कहां से प्रोड्यूस हो रहा है, और उस कॉटन के अंदर फिर बाद में आपको डिफरेंट प्रोसेसेस होकर के, पैकेजिंग होकर के, फिर बाद में इंटरनेशनल मार्केट में वो जाती है, और नेशनल मार्केट में भी बहुत ज्यादा हमारे, आप पता है सूती कपड़े का कितना काम रहता है, कॉटन बेस्ड जो भी हमारे प्रोडक्शन में। तो पॉइंट यहां पर ही आता है कि ये कस्तूरी कॉटन भारत प्रोग्राम है ना, इसमें मेजर प्रोग्राम फोकस ये है कि ये जो तीनों इंस्टीट्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये मिलकर के इस तरीके का मैकेनिज्म डेवलप कर रहे हैं जिसमें ब्लॉकचेन के आधार पर एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा, और जहां जहां पर भी ये जो कस्तूरी कॉटन भारत प्रोग्राम के तहत कॉटन का एक्सपोर्ट होगा, वहां पर उसको ट्रेस किया जाना पॉसिबल हो पाएगा कि कहां पर डिमांड है, कहां पर पहुंच गया,
कहां पर ज्यादा डिमांड है, कहां पर कम डिमांड है, कहां पर किस तरीके का सिचुएशन हम देख रहे हैं, कौन से मार्केट को हमें ज्यादा एक्सप्लोर करना है, वो सारी डिटेल्स फिर पॉसिबल हो पाएगी। इससे क्या होगा कि सप्लाई चेन में अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो भी टैकल हो जाएगी, और कहीं पर आप कह सकते हो कि कोई कंसाइनमेंट नहीं पहुंच रहा है तो भी प्रॉपर मालूम रहेगा कि कौन सी चीज कहां पर रह गई। जैसे आप कुरियर ट्रेसिंग कर सकते हो, उस तरीके से एक ये मैकेनिज्म डेवलप हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट्स एकदम सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन टारगेट है कि हम कैसे भी कॉटन की जो ट्रेसेबिलिटी है, कॉटन बेल्स जो जाएंगी, उसका सर्टिफिकेशन की क्वालिटी क्या है उसकी, और उसकी ब्रांडिंग, वो चीजें ट्रेस करना कहीं ना कहीं पॉसिबल हो पाएगी। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के आधार पर जब ये सॉफ्टवेयर डेवलप होंगे तो इनमें कैसे काम होगा, आपको पता है ना, ब्लॉकचेन का मतलब सिंपल सा है। बिटकॉइन जब स्टार्ट हुए तो ब्लॉकचेन बहुत ज्यादा न्यूज में था, और बहुत बार क्वेश्चन भी आया हुआ है एक दो बार प्रीलिम्स में अगर बात करें तो, ठीक है। तो पॉइंट यहां पर क्या आता है कि ब्लॉकचेन एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर कोई भी चीज अगर एक बार एंटर हो गई तो वो कहीं से कहीं पर भी जा रही है, किसके हाथ में है, पहले किसके पास में थी, ओरिजिनेट कहां से हुई है, मोरलेस उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास में रहती है, उसको ट्रेस करना बड़ा आसान होता है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आज के टाइम पे पेमेंट सिस्टम की बात करें, जैसे हमने कल इसी वीडियो में प्रीवियसली बात की थी, जिसमें हमने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की बात की, वो ब्लॉकचेन मैकेनिज्म के आधार पर ही चलेगा। इससे क्या होता है कि फिर काउंटर फीट करना और ये चीजें पॉसिबल नहीं होती। अगर नोटों की बात करें या हम करेंसी की बात करें कि हाँ भाई आरबीआई ने डेवलप किया है ना ये करेंसी, चलो ठीक है, फिर कंटिन्यू, फिर कोई और अगर हमारा जो ई रूपी है उसको डेवलप करने की कोशिश करेगा तो वो ट्रेस हो जाएगा कि गड़बड़ हुई है कहीं ना कहीं, तो वो पकड़ना बड़ा आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से ही यहाँ पर कस्तूरी कॉटन भारत प्रोग्राम है, ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ट्रेड बॉडीज और इंडस्ट्री का एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है, जिसमें 30 करोड़ का बजटरी सपोर्ट दिया गया है। अब यहाँ पर सपोर्ट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया, रीजन बीइंग कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि कॉटन को हम ट्रेस भी करें, प्रमोशन भी हमारा प्रॉपर हो जाए, ठीक है। वैसे देखा जाए तो इसका एमओयू तो जहां था वो 2022 में साइन हो गया था, और एमओयू किन के बीच में हुआ वो ऑलरेडी हमने बात कर ली, ठीक है। और इसमें क्यूआर बेस्ड सर्टिफिकेशन टेक्नोलॉजी का भी यूज किया जाएगा, अगेन कि कहां पर कौन सा वो पहुंच गया। अब आप देखा करो कि आपने कोई फ्लिपकार्ट या अमेजोन के ऊपर या ऑनलाइन कोई भी ऑर्डर किया है, तो वो कंसाइनमेंट कहाँ है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको ट्रेस करनी होती है, तो वो क्यूआर कोड हर एक लेवल पे, स्टेज पे वो स्कैन होते रहते हैं, तो आपका वहां पर पता पड़ जाता है कि हाँ जी मेरा कंसाइनमेंट आज XYZ जगह से निकल गया, अभी ABC जगह पे है, EF जगह पे है, ये आपको आइडिया लगता रहता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पर यूज होने वाली है, ठीक है। तो मुझे लगता नहीं इसमें कोई और प्रॉब्लम है, इसमें आंध्र प्रदेश का भी इंक्लूजन है, सीधी बात है। कॉटन जहां पे प्रोड्यूस हो रही है, कॉटन जहां पे कंज्यूम हो रही है, वहां पर फिर उन एरियाज के ऊपर तो काम होगा ही, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो इस प्रोग्राम में स्टेट लेवल का इतना कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं, और नेशनल लेवल का ही कंट्रीब्यूशन है। तो इस वीडियो में जितने भी हमारे प्रीवियस या फिर हम कहें हमारा जो ये वीक गया है, इस वीक की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको हमने MCQ मैनर में डिस्कस कर लिया। आई होप आपको एक एनालिसिस करने का मौका मिला होगा कि कहां पर हम स्टैंड करते हैं, क्या कमियां हैं, और उनको कैसे अब आगे रेक्टिफाई करना है। आपको ये भी आइडिया लगा होगा कि गैस वर्क कितना इफेक्टिव है। गैस वर्क के लिए आपको पहले स्टडी करनी होती है, ऐसे तुक्के लगाने से काम बनता नहीं है, तो एक थॉरो स्टडी आपके पास होनी चाहिए। पॉइंट यह है कि जब क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए, आपके पास में जितने भी हथियार हैं वो आप एकदम एक सिंगल टाइम पे सिंगल हैंडेडली यूज करने की आदत डाल लोगे, फिर ये MCQs हैंडल होने आसान हो जाएंगे। देखो, एक तो होता है कि हाँ जी सिंपल सा देख लिया क्वेश्चन को कि बढ़िया, बहुत बढ़िया कि हाँ आ रहा है, ये मैंने पढ़ा था, ये मैंने पढ़ा। एक ये होता है कि यार ये मैंने नहीं पढ़ा था, तो वो चीज भी आपको थोड़ी डेवलप करने की जरूरत होती है, समझे। फिर हेल्प हो जाती है थोड़ी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।